एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। इसमें हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड ईयर सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के जेनेटिक्स के बारे में। इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू आईएनसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम वन शॉट में सारे के पूरे चैप्टर को इसमें कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर देखें तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्टली अगर देखें तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग है। ठीक है, नर्सिंग के अंदर जो एप्लीकेशन होता है जेनेटिक्स का वो क्या क्या होता है। ठीक है, जो नर्सेस हैं वो यूज़ करते हैं जेनेटिक्स को किस तरीके से। ठीक है, फर्स्टली इसमें अगर बात करें तो आइडेंटिफाई करते हैं जेनेटिक्स रिस्क को बहुत सारे फैमिलीज के अंदर और देखती हैं और काउंसिल करते हैं उन लोग को। ठीक है, प्रोवाइड करती हैं उन लोग को काउंसलिंग जिन लोगों के फैमिलीज में जेनेटिक डिफेक्ट रहता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम रहता है उससे रिलेटेड काउंसलिंग करती हैं और सपोर्ट करती हैं। ठीक है, देन अगर देखें तो नर्सिंग के अंदर एजुकेट करती हैं पेशेंट्स को हेरिडिटी के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होती हैं उनके बारे में, ये सब के बारे में। ठीक है, और अंडरस्टैंड कराती हैं जेनेटिक बेस्ड जो भी ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि जीन थेरेपी हो गया, ये सब के बारे में, और अवेयरनेस भी लाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ असिस्ट करती हैं प्री नेटल और केयर में और इसके साथ साथ स्क्रीनिंग में भी। ठीक है, और यूज़ करती हैं अलग अलग जो फैमिली चार्ट हो, फैमिली हिस्ट्री होती है, और प्रिडिक्ट करती हैं जो भी हमारा डिजीज कंडीशन के रिस्क होने वाले रहते हैं उस सब में। ठीक है, नर्सिंग की बात हो रही है। देन अगर लास्ट की बात करें तो प्रमोट करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग को और प्रिवेंट करते हैं जो भी हमारा मतलब स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिलीज। जो जेनेटिक अगर डिफेक्ट हुआ है किसी भी पर्सन को तो उनके फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडिविजुअली कैसे वो डील करते हैं, तो इस सब के बारे में है। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करें कि अगर किसी फैमिली पे अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली जो सबसे ज़्यादा हर्ट होता है वो मतलब कॉज होता है बहुत ज़्यादा इमोशन, स्ट्रेस और जो भी एंजाइटी होती है ये सब। ठीक है, जो फैमिली में है ये सब बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस रहता है और एंजाइटी रहता है, परेशानी हो जाती है। ठीक है, लीड होता है अलग अलग जो भी प्रोफेशनल बर्डन होता है और लॉन्ग टर्म केयर में भी डिफेक्ट आता है, तो ये सब में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके साथ साथ अफेक्ट होता है बहुत रिप्रोडक्टिव डिसीजंस और जो भी मतलब अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे कि आने वाले फ्यूचर में ये डिफेक्ट हो सकता है, तो उससे रिप्रोडक्टिव डिसीजंस में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, राइज होता है जो भी कंसर्न होती है हमारे मतलब अलग अलग जो फ्यूचर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, फ्यूचर चिल्ड्रन प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं और ज़्यादा अवेयर होते हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू होती हैं। ठीक है, और इसके साथ रिक्वायर्ड होती है लाइफ लॉन्ग मतलब लाइफ स्टाइल चेंज। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जो कि जेनेटिक डिफेक्ट है तो उससे रिलेटेड जो भी आसपास के उसके फैमिली मेम्बर्स है वो उनका भी जो मतलब लाइफ स्टाइल है ये सब चेंज हो जाता है एज पर जो मतलब पेशेंट रहता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्रिएट करते हैं सोशल स्टिग्मा और जो आइसोलेशन मतलब उन लोग को फील होता है। ठीक है, सोशल स्टिग्मा, सोसाइटी में जाने से डर लगने लगता है और अलग अलग जो भी आइसोलेशन मतलब अब खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और खुद को दूसरे से के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है अगर किसी को हुआ रहेगा तो। इसके बाद से 7 जो लास्ट है हमारा, इंक्रीज होता है बहुत सारे नीड और सपोर्ट की काउंसलिंग के द्वारा। ठीक है, उन लोग को बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत करने की ज़रूरत होता है, इमोशनली साइकोलॉजिकली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और काउंसलिंग बातचीत भी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन हम आगे देखेंगे, आगे हम रिव्यू करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीजन जो है वो मेनली 2 स्टेप्स में होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस की अगर बात करें तो ये हमारे मतलब सेल बॉडी के सेल्स में मतलब अकर होता है, और मेनली मतलब ये ज़्यादा फोकस करता है हमारे जो भी ग्रोथ और जो रिपेयरमेंट होती है अलग अलग जो भी बॉडी के अंदर होनी रहती है उस सब में। ठीक है, रिजल्ट हो रहा है 2 आइडेंटिकल जो डॉटर सेल्स होती हैं वो। ठीक है, देन हम मियोसिस की बात करेंगे। मियोसिस जो है मेनली ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और उनमें रेप्लिकेशन ये सब सेल डिवीजन में काम आता है। ठीक है, रिजल्ट जो है वो 4 डिप्लॉयड सेल्स और गैमेट्स इससे फॉर्म होती हैं, और ये इंश्योर करता है जेनेटिक वेरिएशन को हमारे सेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर। ठीक है,
देन हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और जो स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स है उसके बारे में, ठीक है। एक जीन है जो जीन जो है वो बेसिक यूनिट होता है हमारे हेरिडिटी की, ठीक है। बना रहता है ये डीएनए से, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। और लोकेट होता है ये मेनली क्रोमोसोम के अंदर, और ये मतलब कंट्रोल करता है ट्रेट को, जैसे कि अलग अलग आई कलर है, हाइट है, मतलब स्किन कलर है, ये सब को, हेयर कलर है, तो ये सब ट्रेट को कंट्रोल करता है वो, ठीक है। ईच जीन हैज टू एलील, एक जीन के पास दो एलील होता है, और वन ऑफ ईच हैज, अगर मतलब एक जीन के पास दो एलील होता है और दोनों में से एक एक जो है मतलब एक पेरेंट से मिला रहता है, ठीक है। कैन बी डोमिनेट और रिसेसिव, अगर बात करें तो ये डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी होता है, अलग अलग दोनों एलील, ठीक है। म्यूटेशन इन जीन कॉज डिजीज, अगर म्यूटेशन जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है या फिर कोई भी डिफेक्ट हो रहा है, कोई भी चेंजेस हो रहा है, तो उससे अलग अलग जो डिजीज है, डिजीज कंडीशन स्टार्ट हो जाती है और ये मतलब प्रॉब्लम्स कॉज करती है, ठीक है। इसके बाद से क्रोमोजोम और सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से 23 पेयर होते हैं, ठीक है। और 23 पेयर में से जो 22 पेयर होते हैं वो मतलब ऑटोजोम होते हैं, सेमी होते हैं, ठीक है। एक पेयर जो है वो डिफरेंट होता है, वो मतलब सेक्स क्रोमोजोम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। मेल फीमेल के अंदर जो होता है वो XX क्रोमोजोम होता है, सेमी होता है, और फीमेल में जो होता है वो मेल में जो होता है वो XY होता है और फीमेल के अंदर XX होता है, ठीक है। और इसमें जो है मेल जो है वो मतलब जेंडर डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, और यही मतलब XY अगर जाएगा तो बॉय हो जाता है, और XX जाता है तो ये गर्ल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आप देख रहे हो सेक्स डिटर्मिनेशन बाय स्पर्म, ठीक है। X और Y पे डिपेंड होता है, अगर X गया तो फीमेल और Y गया तो मेल, ठीक है। तो ये फादर के द्वारा डिफाइंड होता है, ठीक है। इसके बाद से जो रिप्रेजेंट करता है Y जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एब्सेंस होती है तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक्स लिंक जो ट्रेट होता है वो इनहेरिट होता है एक्स क्रोमोसोम से। और जो है सेक्स लिंक डिजीज होती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इस तरीके के बहुत सारे, अगर जेनेटिक लिंक मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे बहुत सारे अलग अलग क्रोमोजोमल डिफेक्ट होती हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो ये सब, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास 6 मतलब टॉपिक है, इसमें है हमारा क्रोमोजोमल एब्रीवेशन और एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो इसमें जो है चेंज हो जाते हैं नंबर और जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ठीक है। इसमें जो है नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स में कुछ ऐसे चेंज होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में जो है ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम के साथ, और टर्नर सिंड्रोम में जो लास्ट जो क्रोमोसोम होता है XY और XX में, तो यहाँ पे XO आ जाता है और ये चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल में बात करें तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर एक दूसरे से ऐड होते हैं उसमें डिलीशन मतलब डिलीट हो जाता है, या फिर डुप्लीकेट डबल हो जाता है, या फिर इनवर्स कोई भी आके जुड़ जाता है, या फिर ट्रांसलोकेट हो जाता है, या छोटा सा कोई हिस्सा है वो कहीं और जाके जुड़ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चरल भी चेंजेस से हो जाता है, ठीक है। और इस सब की वजह से क्या कॉज होता है, अलग अलग जो मेंटल रिटार्डेशन होता है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, अलग अलग जो फिजिकली डिफेक्ट हो जाते हैं, और जो मतलब फंक्शनली सही से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कैन बी डिटेक्ट बाय कैरियोटाइपी, ये जो कैरियोटाइपिंग होती है तो उससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोम के टाइपिंग से, ये मतलब एक टेक्निक होती है, ठीक है। मे अकर ड्यू टू मियोसिस जो है वो मतलब रेप्लिकेशन के टाइम पे जो रिएक्शन हुआ है, सेल डिवीजन में रिएक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से ये कॉज होता है और ये मतलब प्रॉब्लम कॉज होता है, ठीक है। ऑफ्टन इनहेरिट और स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये इनहेरिट मतलब जो आपका हेरिडिटी है उससे भी मिल सकता है, और ये मतलब स्पॉन्टेनियस ऐसे भी कुछ हो सकता है डिफेक्टिव वजह से, ठीक है। इंपॉर्टेंस फॉर प्री नेटल स्क्रीनिंग, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री नेटल स्क्रीनिंग की, जो अगर आपका जो बच्चा है वो किस तरीके का है, कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स कॉज नहीं होंगी, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा प्री नेटल स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात करें तो ओनली वन एलील नीडेड, ठीक है। इसमें ओनली वन एलील नीडेड होता है, इससे
हंटिंगटन डिजीज कॉज होता है। और इसके बाद से आगे हम देखते हैं ऑटोजोमल रेसेसिव है, इसमें दोनों के दोनों एलील जो है वो नीडेड होती हैं। इसमें जो क्रिस्टलिक फाइब्रोसिस होने लगता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास तीसरा जो है वो एक्स लिंक रेसेसिव है, इसमें अफेक्ट होता है मोस्टली जो मेल गैमिट होता है वो, और इससे हीमोफीलिया के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद से एक्स लिंक डोमिनेंट है, ये रेयर और मतलब अफेक्ट होता है बोथ जेंडर के अंदर, ठीक है। और ये इसके बाद से माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, इसमें जो है इनहेरिट होता है सिर्फ मदर के अंदर से, ठीक है। इसके बाद से मल्टी फैक्टोरियल जीन और इन्वायरमेंट के ऊपर है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, ये सब आपके मतलब जीन के ऊपर भी हो सकता है और इन्वायरमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। 7th की अगर बात करें तो ये पैटर्न मतलब जो कि हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में इनहेरिटेंस और उसके फ्यूचर के जनरेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके मतलब एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम बात करेंगे जो भी मेंडल के थ्योरी थे, मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या क्या वो मतलब परफॉर्म किए थे। पहले तो ये हमारे प्रपोज किए थे मेंडल, और ये हमारा फादर ऑफ मतलब जेनेटिक्स माना जाता है, ठीक है। इसमें मेनली 3 लॉ थे और ये कुछ ऐसे है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। ये आप मतलब क्लास 11th और 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें स्टडी किए थे वो मतलब पी प्लांट के ऊपर और डिस्कवर किए थे डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट को लीड किए थे फाउंडेशन ऑफ मतलब मॉडर्न जो जेनेटिक्स है उसका, ठीक है। इसके बाद से अगर 9th की बात करें तो मल्टीपल एलील और उसके जो ब्लड ग्रुप्स है तो उसके बारे में है। मल्टीपल एलील की बात करें तो मल्टीपल एलील मोर देन 2 मतलब फॉर्म हो सकता है, मतलब एक जीन का। और इसमें जो है जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है ABO ब्लड ग्रुप है, मतलब ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसमें जो है एलील की सॉरी इसमें हम एलील की अगर बात करें तो एलील में हमारा ABO तीनों एलील हो गया, ठीक है। AB A और B है तो वो डोमिनेंट हो गया और वो जो है रेसेसिव हो गया है। और इसके बाद से अगर ब्लड टाइप की बात करें तो AB और O ये आपके अलग अलग 4 ग्रुप्स हो गए। अब इसमें जो है अलग अलग 2 ग्रुप्स को मिला के जैसे AB जो हो गया वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया मतलब, और ये हमारा O जो है यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे आपका काम करता है। देन अगर हम आगे देन हमारे पास 10th नंबर है, इसमें सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है। इसमें जो है इनहेरिटेंस ट्रेट देखते हैं जो कि लिंक होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम यूजुअली एक्स के मतलब ऊपर, ठीक है। इसमें जो है जो मेल जो है मोर अफेक्टेड होता है एक्स वाई से, और इसमें जो है मतलब एक्स जो है वो कोई बैकअप नहीं होता है एक्स के लिए, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल में आपका हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, तो ये सब आपके एग्जांपल है, ठीक है। मेनली कैरियर जो होती है वो मदर होती है और ये मतलब पास होता है हमारे सन के ऊपर, ठीक है। इसमें मेनली अगर बात करें तो इसमें अगर मान लो कि आप XX हो, ये फीमेल है और ये आपका मेल है XY, ठीक है। तो आपका जो अगर बच्चा हो रहा है तो ये जो है बेबी होगा तो आपका बेबी क्या होगा XY होगा, तो आपका जो फादर है, फादर से आपका आया Y और ये मदर से आया X, तो 100% मतलब सन के ऊपर जाने के चांसेस हैं अगर मदर को हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। फीमेल जो है वो ज़्यादातर इसमें कैरियर होती हैं और ये ऐसे परफॉर्म करती हैं। और अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो ये मतलब डायग्नोस किया जाता है पेडिग्री चार्ट से, मतलब इसके मतलब फैमिली ट्री बना के पेडिग्री चार्ट फैमिली ट्री, जैसे कि आपका ये मतलब 2 फादर और मदर है, ये दोनों अगर एक साथ मिले तो ये आपका जो आप हुए या फिर आपकी बहन हुई, ये सब आपके ऐसे ऐसे हो गया। तो अगर ये मदर डिफेक्टेड है तो आप भी मतलब प्रॉब्लम के साथ कॉज हो गए, जैसे इनको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है तो आपको भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है।
ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, नो क्योर होता है और मतलब मैनेज किया जा सकता है, कोई इसका इलाज नहीं है। और इसके बाद अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा जेनेटिक काउंसलिंग की इसमें। इसके बाद से हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। और इसमें जो है इनहेरिटेंस जो होता है मतलब ट्रांसमिट होता है जीन्स के द्वारा, और ये मतलब पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें ईच पेरेंट जो है वो एक एलील रखता है, और ईच पेरेंट गिव वन एलील फ्रॉम ईच जीन। दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है एक एलील देते हैं अपना अपना, और ये मतलब एक जीन बना लेता है प्रॉपर तरीके से। जीन जो है वो लोकेट होता है क्रोमोसोम के अंदर। डोमिनेट एलील जो है वो मास्क करता है रेसेसिव को, ठीक है, लीड करता है, ठीक है। इसके बाद से जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है वो जीनोट्रॉप और फिनोट्रॉप की तरह से दिखता है। अगर बात आगे करें तो इनहेरिटेंस जो ट्रेट होता है उसमें अलग अलग कलर, हेयर कलर और जो डिजीज है वो भी शो होता है, और इस तरीके से आपके जो जेनेटिक्स है वो दिखता है आगे की तरफ। इसके बाद से अगर बात करें तो बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस और जो फैमिली ट्रेट है, तो इसके बारे में ये सब आपका जो है मतलब बेसिक जो इनहेरिटेंस होता है और फैमिली ट्रेट है, तो वो आगे की तरफ आपके फैमिली में बढ़ जाता है, और इस तरीके से आपका आगे प्रॉब्लम जो है अगर हुआ है तो वो आगे अब बढ़ जाएगा। इसके बाद से एरर इन ट्रांसमिशन और जो मतलब इम्पोर्टेंस म्यूटेशन है वो सब देखते हैं। म्यूटेशन की अगर बात करें तो म्यूटेशन जो है वो सडन चेंज होता है किसी भी जीन और क्रोमोसोम के अंदर, और इसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स कॉज होते हैं। कैन बी स्पॉन्टेनियस, अचानक से हो भी सकता है, या फिर इंड्यूस टाइम भी ले सकता है, ठीक है, रेडिएशन से, या फिर कोई भी केमिकल से कॉज हो रहा है, या फिर अलग अलग डिजीज की वजह से कॉज हो रहा है, जैसे कि कैंसर हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो इस तरीके से। देन अगर आगे बात करें तो ये पॉइंट म्यूटेट करता है, और ये या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है। म्यूटेशन की अगर बात करें तो ये हार्मफुल, न्यूट्रल और बेनिफिशियल होता है, ये तीनों के तीनों, ठीक है। पास होता है ये मतलब एक जीन से, एक गैमेट से दूसरे में, ठीक है। देन ये लीड होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर, और अर्ली अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो अर्ली डिटेक्ट किया जाता है ये जेनेटिक टेस्टिंग से, और इस तरीके से हम लोग इसका मतलब चेकअप करते हैं। तो ये आपका जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स था तो वो मैंने जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश की है। हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जेनेटिक्स का, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, और इसमें मैटरनल, प्रीनेटल और जो कि इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट में अलग अलग डिफेक्ट और डिजीज को, तो उसको हम लोग देखेंगे। और ये हमारा बहुत पूरा जेनेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप अच्छे से देखना। और ये हम पूरे के पूरे टॉपिक्स को वन शॉट में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज पर INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो कंडीशन जो कि अफेक्ट करते हैं मदर्स को, और मदर की वजह से बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सब देखते हैं, जेनेटिक्स और इन्फेक्शन दोनों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर देखें, जो मदर का हेल्थ होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बेबी के डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि वुम्ब के अंदर पल रहा है, ठीक है। तो जो मदर है वो हेल्दी रहेगी तो उसका बेबी है वो भी हेल्दी रहेगा, सही तरीके से ग्रोथ होगा, सही तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर मदर है तो उसके अंदर कोई भी जेनेटिक डिजीज है, तो मतलब जेनेटिक डिजीज हुआ है तो वो पास हो जाएगा बेबी को, ठीक है। तो ये आपका जैसे कि XX है तो X जो है क्रोमोसोम मदर से आया तो ये पास हो जाता है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। सम जेनेटिक कंडीशन में इनहेरिट फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। कुछ कुछ जेनेटिक कंडीशंस ऐसे होते हैं कि दोनों के दोनों ही मदर और फादर दोनों से ही इनहेरिट हो जाते हैं, दोनों ही मतलब अलग अलग दोनों को हुआ है कुछ कुछ, और दोनों को बेबी जो है दोनों का ही लेके आ रहा है, ठीक है। जैसे कि दो कंडीशंस हो गए। इसके बाद से अगर देखें तो कॉमन इनहेरिट कंडीशन जो होती हैं उसके अंदर एग्जांपल्स है कुछ, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। देन इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, हार्मफुल रहता है बेबी के लिए। और इसका जो है अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो इसको हम लोग मतलब जो सीरियस कंडीशन है तो इसको हम लोग टॉर्च इन्फेक्शन से बोलते हैं। और यहाँ पे टॉर्च का मतलब प्रॉपर
जो फुल फॉर्म है स्टैंड है वो देखते हैं, ठीक है। T4 टॉक्सोप्लाज्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। O4 आपका अदर्स बोलते हैं। अदर्स के अंदर आपके अलग अलग कंडीशंस आते हैं, जैसे HIV हो गया, सिफेलिस हो गया, और R4 आपके रूबेला हो गया, और ये C4 आपको साइटोमेगालो वायरस हो गया, और ये H4 हेपरीज हो गया। तो ये आपके अलग अलग टॉर्च के मतलब फुल फॉर्म हो गए। अलग अलग अगर कंडीशंस हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस केस है इन्फेक्शन का, ठीक है। दिस इन्फेक्शन कॉज कलर ब्लाइंडनेस, ब्रेन डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड अदर डेथ ऑफ बेबी। अगर ये जो कंडीशंस हैं मतलब सही टाइम पे देख के ख़त्म नहीं किया गया तो उसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं, जैसे कि ये आपका कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, डैमेज ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कभी कभी तो डेथ भी हो सकता है बेबी का। इसके साथ हम आगे देखेंगे तो सम इन्फेक्शन में कॉज बर्थ डिफेक्ट। कुछ कुछ इन्फेक्शन अगर है तो बर्थ डिफेक्ट भी कॉज करता है, और ये जो मदर है उसके ऊपर कोई सिम्टम नहीं भी दिखता है तभी भी ये बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, अंदर से ही, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो ये हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो वैक्सीनेशन, हाइजीन मेंटेन करके और रेगुलर जो है चेकअप करके हम लोग इससे प्रिवेंट कर सकते हैं अलग अलग जो इन्फेक्शन है उससे। और इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से कॉन्सेंग्यूनियस यूनिटी और एट्रोपी देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेंग्यूनिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो मैरिज है, अगर मैरिज आप अपने ही क्लोज रिलेशन में कर रहे हो, जैसे कि कजन्स हो गए, तो ये आपका जो कॉन्सेंग्यूनिटी है वो उस मैरिज को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सेम ही मतलब रिलेशन में शादी कर रहे हो तो आपका जो जीन है वो आप में ही रेप्लिकेट होगा, और इसकी वजह से अलग अलग रिस्क के कंडीशंस कॉज होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि इंक्रीज हो जाता है चांस अलग अलग अगर बोथ द पेरेंट कैरी सम फैसिलिटेड जीन। अगर कुछ मतलब एक पेरेंट्स है जो कि मतलब कैरी किया है कुछ अलग अलग डिफेक्टेड जीन को, तो उसकी वजह से अगर दोनों एक ही कजन शादी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम और ज़्यादा सीरियस हो सकता है, ठीक है। जो चाइल्ड है, चाइल्ड बॉर्न कॉन्सिग्यूनियस मैरिज, हाई रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर जो चाइल्ड है वो बॉर्न हो रहा है तो वो पैदा होगा मतलब अलग बहुत ज़्यादा रिस्क जेनेटिक डिसऑर्डर्स के रिस्क के साथ, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस इंक्लूड होंगी, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, और जो भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं तो ये कॉज होगा, ठीक है। इसके बाद से हम इसी का दूसरा देखते हैं एटोपी। एटोपी की अगर बात करें तो ये एक तरीके का फैमिली कंडीशन है जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री देखते हैं हम लोग, जो कि एलर्जी डिजीज के ऊपर डिपेंड होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर आने वाले जो जनरेशन है वो कैसा होगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा देखने के लिए ये सब देखते हैं, ठीक है। कॉमन अगर बात करें तो इसमें होता है कंडीशन जैसे कि अस्थमा हो गया, एसिमे हो गया, और ये आपका हे फीवर हो गया। तो ये आपके अलग अलग कंडीशंस हो गए। अगर हम बात करें पेरेंट्स जो कि एट्रोपिक हैं और उसके बेबी को हाई रिस्क हो जाता है एलर्जी का, और बहुत ज़्यादा एलर्जी के चांसेस हो जाती हैं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग और जो भी मतलब अवॉइड करते हैं हम लोग कुछ सर्टेन जो ट्रिगर करता है बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क को बढ़ाने में, ठीक है। तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं ताकि रिस्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं जैसे कि डस्ट है, स्मोक है और पेट्स हैं, तो इस ये जो है ट्रिगर करते हैं मतलब एलर्जी रिस्पॉन्स को, और इससे हम लोग बेबी को बचाते हैं ताकि उसको इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो, ठीक है, और ज़्यादा मतलब एलर्जी कंडीशन से प्रिवेंट हो, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो अर्ली डायग्नोसिस और जो लाइफ स्टाइल है उसको मैनेज करके हम लोग चिल्ड्रन का जो हेल्थ है मतलब एट्रोपिक कंडीशन के साथ उसको हम लोग नॉर्मली रहने के लिए अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो बच्चा सेफली रह सकता है सोसाइटी में, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करके, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास तीसरा जो हमारा टॉपिक है प्रीनेटल न्यूट्रिशन है और फूड एलर्जी है, ठीक है। ये एज पर हम IMC के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें प्रीनेटल और फूड एलर्जी जो कंडीशन है उसको देखते हैं। गुड न्यूट्रिशन की अगर बात करें, प्रेगनेंसी के टाइम पे गुड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ मदर के भी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। मदर जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उसको, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, आयोडीन हो गया, प्रोटीन हो गया और विटामिन हो गए। तो ये अलग अलग जो न्यूट्रिएंट है उनको चाहिए होता है ताकि जो बेबी का ग्रोथ हो और सही तरीके से मदर का जो मतलब वाइटल रन हो सके और प्रॉपर वर्क कर सके, ठीक है।
पुअर न्यूट्रिशन जो है वो कॉज करता है वीकनेस को, एनीमिया को, लो बर्थ वेट को, और जो प्रीनेटल बर्थ होता है तो इसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग, अगर आपका जो न्यूट्रिएंट है वो सही तरीके से नहीं है तो उससे वीकनेस होगा, जो बेबी है वीक होगा, एनीमिक होगा, और इसके साथ साथ लो बर्थ वेट होगा, और इसके साथ साथ प्रीनेटल बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। जो बेबी का ब्रेन होगा और जो मतलब बॉडी होगा वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ग्रोथ के लिए प्रॉपरली, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए। जो फॉलिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे जो है बर्थ मतलब डिफेक्ट से प्रिवेंट होता है, और जो ब्रेन है वो सही तरीके, ब्रेन और स्पाइन सही तरीके से मतलब फॉर्म होता है और काम करता है। अगर हम मदर की बात करें तो मदर इट करती, अगर अनसेफ या फिर स्पॉइल फूड को खा रही है तो इससे मतलब इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, और वो बेबी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें जो है मदर को भी फूड हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सम बेबी मे डेवलप फूड एलर्जी इफ देयर पेरेंट्स हैव एलर्जीज, ठीक है। तो अगर कुछ बेबी है जो कि डेवलप हो जाता है उनके अंदर फूड एलर्जी, अगर मतलब जो मदर है उसको भी फूड एलर्जी हुआ है, जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन है उसको मतलब पेट से एलर्जी है, जैसे कि कुछ लोगों की बिल्लियों से एलर्जी रहता है, धूल मिट्टी से एलर्जी रहता है, तो वो लोग मतलब अगर उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनको छींक, स्नीजिंग, कफिंग ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो पेरेंट्स है उससे बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा वो एलर्जी। जैसे कि कॉमन जो फूड एलर्जीज है, यहाँ पे फूड एलर्जी दिया हुआ है, ठीक है। एग्स हो गए, पीनट्स हो गए, मिल्क हो गया, या फिर सी फूड्स हो गए, तो ये आपके कॉमन एग्जांपल्स हैं फूड एलर्जीज के, ठीक है। अगर हम सही तरीके से जो बेबी है वो मतलब वेल बैलेंस और क्लीन डाइट ले रहा है तो प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रिवेंशन हो जाएगा, और बहुत अच्छा बेबी फॉर्म होगा और डिलीवर होगा, ठीक है। रेगुलर प्रीनेटल चेकअप हेल्प करता है बहुत सारे आइडेंटिफाई करने में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पे ही, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम मैटरनल एज की बात करेंगे। मैटरनल एज की अगर बात करें तो ये एक तरीके का एज होता है जो कि मदर का होता है। अगर मदर का एज ज़्यादा है तो उससे जो बेबी है वो अनसेफ होगा, ये सब हेल्थ की वजह से जो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं वो एज की वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं वो है, जैसे कि ये आपका डेफिनेशन है, 1 सेकेंड। इसमें द एज ऑफ मदर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ बेबी एंड प्रेगनेंसी। जो अगर जो मदर है वो अपने सही टाइम पे मतलब जो प्रेगनेंसी का ईयर है उस ईयर में नहीं कर रही है या फिर प्री प्रेगनेंसी कर रही है तो उस समय पे जो मैटरनल हेल्थ है वो भी बिगड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें टीनेजर मदर की जो कि अंडर एज है, जैसे 18 के प्लस है, वो मोर लाइकली प्री नेटल बेबी को फॉर्म करती है और लो बर्थ वेट होता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती हैं, मदर में भी होगा और बेबी में भी, ठीक है। ऐसे ही अगर यंग एज है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेगी और प्रीनेटल केयर करेंगी तो ये भी प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। जैसे कि मदर है जो कि ओवर एज है, मतलब 35 के से ज़्यादा है, और ये जो है इन लोगों में ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क आ जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके के अगर रिस्क आते हैं तो उसकी वजह से अलग अलग जो प्रॉब्लम्स कॉज होने स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, अदर जेनेटिक प्रॉब्लम कॉज हो जाती हैं अलग अलग एज के इंक्रीज होने पे, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो ओल्ड वीमेन जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल देखती हैं प्रेगनेंसी में, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर उनका एज ज़्यादा हो तो, ठीक है। तो इसीलिए मैटरनल एज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो हाई चेंज ऑफ मिस कैरेज एंड स्टिल बर्थ, जो मतलब इस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे मिस कैरेज का और अलग अलग मतलब स्टिल बर्थ का, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद से अगर आगे देखें तो जो हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर कोई भी मतलब हाई बीपी है, और कॉमन कोई भी मतलब ओल्ड एज मदर को जो कॉज होती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो बेबी है उसको भी डिफेक्ट करेगा और जो मदर है उसको भी ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो ये होना नहीं चाहिए। रेगुलर मेडिकल केयर और ये मतलब रिड्यूस कर सकता है जो भी मैटरनल एज अगर ज़्यादा है और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, और ये हम प्लानिंग करते हैं प्रेगनेंसी मतलब हेल्दी एज में ही, जैसे कि 20 से मतलब 30 साल के अर्लियर में ही, और ये बहुत ज़्यादा सेफ है, ठीक है। तो ये आपका मतलब सेफ ईयर है कोई भी चाइल्ड बर्थ और मैटरनल एज के लिए, ठीक है। अब इसके बाद से मैटरनल एज
ड्रग थेरेपी देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे खाने पे जो बेबी है उसको हार्म करती हैं, ठीक है। जो हार्मफुल मेडिसिन होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेराटोजिन्स बोलते हैं, और जो कि मतलब सीरियस कंडीशन में चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट करता है और ये प्रॉब्लम चलाता है, ठीक है। इसमें जो है थैलाडोमाइड जो है वो कॉज करता है आपके लिम्फ जो डिफॉर्मिटी कॉज कर सकता है, उसकी वजह से थाउजेंड ऑफ बेबी जो है वो मतलब पास डेथ हो गया था पास्ट में, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि मेडिसिन होती है जैसे एक्ने के लिए होती है आइसोट्रिप्टीन नोइन, तो ये मतलब रिस्की है। और इसके साथ साथ इप्लेक्सिया के लिए वल्प्रोक्सी एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ एंटीबायोटिक की बात करें, पेनकिलर्स की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा अनसेफ होते हैं, तो ये भी नहीं लेना चाहिए प्रीनेटल ड्रग में, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई भी हम लोग ड्रग ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम पहले डॉक्टर से कंसर्न करेंगे कि हाँ ये मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं, ये सब सेफ है कि नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। अब इसके बाद से कोई भी हर्बल या फिर कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं लेंगे कि हाँ ये खाने से कोई रिस्क नहीं होता, तो ये ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर से आपको कंसर्न करके लेना होता है, ठीक है। ये हार्मफुल भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। सम नेसेसरी मेडिसिन जैसे कि इंसुलिन है डायबिटीज़ के लिए, वो सेफ हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये लेना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग ऑफ ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ में मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है, तो ये आपके ध्यान में देना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब ऑल्सो ओनली दोज ड्रग, डॉक्टर जो है वो अगर डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो वो वही ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा जो कि आपके लिए सेफ है और मदर के लिए सेफ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से हम प्रीनेटल जो टेस्ट होता है और उसके डायग्नोसिस होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसमें जो है जो दीज आर द टेस्ट डन बाय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो ये टेस्ट होते हैं वो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे चेक करते हैं, और ये मेनली हम लोग चेक करते हैं बेबी के हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग हो गया, और ये जो है मतलब डिटेक्ट करता है फिजिकल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि लिप हो गया या फिर ये हार्ट डिफेक्ट हो गया, तो ये सब अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये सब हो गया। इसके बाद से ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें हम जैसे कि NIPT हो गया, ये जो कि चेक करता है हमारे जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होता है जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ये सब कॉज ना हो इस सब में, ठीक है। इसके बाद से एमनियोसेंटोसिस जो फ्लूइड मतलब टेस्ट फ्लूइड करते हैं, तो वो भी वुम से निकाल के हम लोग जेनेटिक डिजीज के लिए टेस्ट के लिए देते हैं, तो ये सब हो गया आपका। और इसके साथ साथ आपके जो भी क्रियोनिक वेसलस सैंपलिंग होती है, तो इसको भी देखते हैं SVS, जो कि चेक करता है आपके टिश्यूज जो कि प्लेसेंटा के अंदर डिफेक्ट को दिखाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। और ये जो है सम टेस्ट आर सेफ एंड सिंपल वाइल अदर आर, जो कुछ जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं और ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सही भी होते हैं, और कुछ जो अदर मतलब इन्वेसिव टाइप के जैसे कि कोई भी इंसर्ट करके हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्वेसिव टेस्ट कैरी स्मॉल रिस्क इन मिस कैरेज, अगर जो इन्वेसिव अगर कोई भी हम लोग जो मशीन है या कुछ भी हम लोग अंदर की तरफ डाल रहे हैं तो उसको हम लोग इन्वेसिव मेथड बोलते हैं। अगर वो सब हम लोग कर रहे हैं तो जो मिसकैरेज के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मदर के अंदर, ठीक है। टेस्टिंग जो है वो स्पेशली रिकमेंडेड होता है वुमेन को ओवर 35, अगर 35 ईयर एज से ज़्यादा है तो उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, और ये फैमिली हिस्ट्री भी चाहिए होता है डिजीज कंडीशन हो तो, ठीक है। तो ये सब है, अर्ली डायग्नोसिस करके हम लोग पेरेंट्स को प्रिपेयर करते हैं जो भी मतलब ट्रीटमेंट करवाना हो, तो ये सब आपका हो गया। प्रीनेटल टेस्टिंग होता है ऑलवेज डन, मतलब गाइडलाइन के अंदर होता है डॉक्टर्स के प्रीनेटल टेस्टिंग, तो ये आपके अलग अलग कंडीशंस हो गए। अब हम देखते हैं जो कि इसमें अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं जहां हम लोग चेक कराने जा रहे हैं, तो अगर हम लोग किसी भी रेडिएशन या ड्रग या केमिकल के मतलब मदर उसके कांटेक्ट में आ रही है तो उससे मतलब बच्चे को डिफेक्ट हो सकता है, तो वो सब देखते हैं, ठीक है। रेडिएशन जो है वो डैमेज कर सकता है बेबी के डेवलपिंग मतलब सेल्स को, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। हाई एक्सपोजर अगर हम दे रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे तो वो कॉज कर सकता है बर्थ डिफेक्ट को और मिसकैरेज को, तो ये सब हो गया।
इसके बाद से अगर हम आगे देखें तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अवॉइड करेगी मतलब एक्सरेज जो कि अनयूजुअल एब्जॉर्प्शन, मतलब ये सब अवॉइड करना रहता है एक्सरेज, ठीक है। ड्रग जैसे कि अल्कोहल, टोबैको और इलीगल सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है मदर के लिए भी और उसके चाइल्ड के लिए भी, ठीक है। दीज आर यूज फॉर फेटल अल्कोहल सिंड्रोम, ये मतलब ये सब अगर आप ड्रग ले रहे हो तो उसकी वजह से अलग अलग मतलब फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, मेंटल डिले हो सकता है, पुअर ग्रोथ हो सकता है, तो ये सब कॉज हो सकता है, ठीक है। स्मोकिंग रिड्यूस करता है इस ऑक्सीजन सप्लाई को बेबी के अंदर और कॉज कर सकता है लो बर्थ वेट, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज करने की वजह से जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिकल्स होते हैं जो कि लीड कर सकते हैं अलग अलग टॉक्सिसिटी, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, लीड्स हो गए, मर्क्यूरी हो गए, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से दीज आर अफेक्टिंग द बेबी ब्रेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ऑर्गन्स को, और ये मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी को भी डिक्रीज करता है। अवॉइड करना चाहिए केमिकल एक्सपोजर को, और जो भी हमारे मतलब रहना चाहिए क्लीन इन्वायरमेंट में जो कि हेल्प करे, प्रोटेक्ट करे बेबी के ग्रोथ में, ठीक है। ऑलवेज रीड लेबल, अगर हम कुछ भी ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी लेबल लगा रहता है अननोन सब्सटेंस को, मतलब कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेना चाहिए अगर प्रिस्क्राइब ना हो तो। इसके बाद से हम आगे देखते हैं और इसमें देखते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी की अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कोई भी मतलब नॉट बीइंग एबल टू गेट प्रेग्नेंट 12 मंथ ट्राइंग, ठीक है। अगर कोई भी मतलब एक कपल है, मेल और फीमेल है, वो मतलब 12 महीने तक वो ट्राई कर रहे हैं मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए और ये मतलब सक्सेसफुल नहीं रह रहा है, तो उनको हम लोग इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेनली कॉज हो सकता है अलग अलग प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे मेन के अंदर हो गया, वुमेन के अंदर, और ये मतलब दोनों के अंदर की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि मेल के अंदर, फीमेल के अंदर हुआ है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पीसीओएस से हो सकता है, ब्लॉकिंग ट्यूब से हो सकता है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस और जो एंडो मेट्रोसिस है तो उससे कॉज हो सकता है। और मेल्स के अंदर देखें तो लो स्पर्म काउंट्स के हो सकता है, पुअर स्पर्म मूवमेंट से और इन्फेक्शन से ये कॉज हो सकता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी लाइफ स्टाइल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, मतलब ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग हो गया, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मतलब फर्टिलिटी को, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इंक्लूड होता है इसमें मेडिसिन, जिसमें हार्मोनल थेरेपी होती है, सर्जरीज होती हैं और असिस्टेड मेथड्स होते हैं, ठीक है। आई है, IVF है, तो ये सब अलग अलग मेथड्स होते हैं जो अलग अलग मतलब नेचुरली मेथड होते हैं, वो अलग अलग, जैसे कि आप लैब में जा रहे हो तो इस तरीके से आपको मतलब यूज करके प्रेग्नेंट और मेच्योर बेबी को कंसीव कराया जाता है, ठीक है। IVF जो है वो इंक्रीज करते हैं हम लोग हाई रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है और प्रीनेटल बर्थ होता है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग, और मतलब काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कोई भी कपल अगर इन सब मतलब इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से देख रहा है, ठीक है। अब इसके साथ अर्ली हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं अगर, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मतलब इम्प्रूव कर पाए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में, ठीक है। और इस तरीके से आप बच भी सकते हो, मतलब बचे तो हो ही, लेकिन फर्टिलिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की अगर बात करें तो मिसकैरेज भी बोल सकते हैं इसको, इसमें जो है लो मतलब प्रेगनेंसी लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है बिफोर 20 मंथ। अगर कोई मदर है वो प्रेग्नेंट हुई है और जो 20 हफ्ते के अंदर वो उनका जो बेबी है वो मतलब वुम के अंदर ही डेथ हो गया, कोई भी कंडीशन की वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो गई, तो उसको हम लोग मिसकैरेज और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। अबॉर्शन के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं टाइप और जो अलग अलग इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेशन, रोल ऑफ नर्स, इस सभी को लिखूंगा, और मतलब ये मुझे लगता है जेनेटिक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं कवर करूंगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद से अगर आगे देखें तो ये यूजुअली हैपन होता है नेचुरली भी और अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होती है बेबी के अंदर, और ये मतलब इलीगल भी होता है, इलीगल भी होता है, वो प्रॉपर तरीके से अबॉर्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर कॉज की बात करें तो इन्फेक्शियस होता है, हार्मोनल हो सकता है, ये आपका इनबैलेंस हो सकता है, इंजरीज से, स्ट्रेस से कॉज हो सकता है। साइन और सिम्टम की बात करें तो इसमें सिम्टम्स में आपके वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपका जो स्टमक है वो पेन कर सकता है, पासिंग ट्यूब्स हो सकते हैं, तो ये सब आपके अलग अलग
कंडीशंस हैं। कभी कभी समटाइम मिसकैरेज हैपन बिफोर, कभी कभी जो है मिसकैरेज जो है वो हैपन होता है अगर जो मदर है उसको पता भी नहीं रहता वो प्रेग्नेंट है, और इस तरीके से वो मिसकैरेज हैपन हो जाता है, ठीक है। वंस मिसकैरेज इज कॉमन, बट एक बार मिसकैरेज होना कॉमन है, लेकिन अगर वो मल्टीपल टाइम हो रहा है तो ये फ्यूचर में आपके इनफर्टिलिटी का कंडीशन हो सकता है, ठीक है। रैपिड मिसकैरेज शुड इन्वेस्टिगेटेड बाय डॉक्टर। अगर आपका जो रैपिड मतलब मिसकैरेज हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, ठीक है। जो लोग का मिसकैरेज होता है उन लोग को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, रेस्ट, और बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उनके मिसकैरेज के बाद, ठीक है। जो हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर चेकअप की वजह से ये मतलब रिड्यूस हो सकता है इसके रिस्क, ठीक है। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं इसमें हमारा जो है हमारा 10th नंबर जो टॉपिक है वो हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, और इसमें रोल ऑफ फॉलिक एसिड है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेकंड लास्ट मतलब टॉपिक है, ठीक है। इन ट्यूब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो हैपन होता है यूजुअली मतलब बेबी के ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो कि अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता है और प्रॉपर तरीके से मतलब बन नहीं पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फॉर्म होता है, ठीक है। एक बार और मैं बताता हूँ, जो NTD है वो मेनली कॉज होता है बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मतलब अच्छे से फॉर्म ना होने की वजह से, ठीक है। इसमें जो कॉमन कॉज होते हैं वो इसमें आपका स्पाइनल डिफिडिया हो जाता है, स्पाइनल डिफेक्ट हो जाता है, और ये सेफेली हो जाता है, जो नो ब्रेन फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है। ये जो है डिफेक्ट मेनली मतलब अकर होता है वेरी अर्लियर, मतलब बहुत जल्दी अर्लियर स्टेज में ही होता है, जिसमें आपका फर्स्ट 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 1 महीने के अंदर ही आपका ये कॉज हो जाता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। इसमें आपका फॉलिक एसिड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, टाइप ऑफ विटामिन फॉलिक एसिड और टाइप ऑफ विटामिन डी बहुत ज़्यादा ये मतलब इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि NTD को मतलब प्रिवेंट करता है और रिड्यूस करता है, ठीक है। जो वुमन है वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये फॉलिक एसिड और विटामिन बी लेना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपका 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डेली बेसिस पे चाहिए होता है अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो, ठीक है। फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है न्यूरल ट्यूब क्लोजिंग प्रॉपरली, मतलब इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क करने में बेबी के अंदर, ठीक है। लैक ऑफ फॉलिक एसिड इंक्रीज कर देता है चांस जो कि सीरियस डिसेबिलिटी ऑफ डेथ होती है, ठीक है। सीरियस डिसेबिलिटी और या फिर डेथ हो सकती है, ठीक है। जो फूड है उसके अंदर जो फॉलिक एसिड का अमाउंट है उन जो फॉलिक एसिड रिच जो फूड्स हैं उनको हम लोग को ज़्यादा खाना चाहिए उस टाइम पे, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, बीन्स हैं और ग्रीन्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को डॉक्टर से रेकमेंड करके फॉलिक एसिड का जो डोजेज है मतलब सप्लीमेंट है वो स्टार्ट करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए मतलब सही तरीके से कवर हो पाए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल, चीप और वेरी मतलब इफेक्टिव वे है कि जो बेबी है उसको प्रोटेक्ट करने का, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देन हमारे पास 11 नंबर है डाउन सिंड्रोम, इसको हम लोग ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, ठीक है। अ जेनेटिक डिफेक्ट कॉज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21th क्रोमोसोम। इसमें जो है जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसमें मतलब डिसऑर्डर होता है, इसमें जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पे होता है, ठीक है। अफेक्ट करता है ये बेबी के मतलब फिजिकल फीचर्स में, जैसे मेंटल एबिलिटी है, हेल्थ है। तो इसमें कॉमन अगर साइंस की बात करें तो फ्लैट फेस होता है, अपवर्ड आइज होती हैं, और इसके साथ साथ आपके जो शॉर्ट हैं वो नेक जो है वो शॉर्ट होता है, वीक मसल्स होते हैं। तो ये आपके कॉमन कॉज हैं। इसके बाद अगर बात करें तो चाइल्ड जो कि डाउन सिंड्रोम से मतलब पीड़ित है वो है लर्निंग डिफिकल्टी हो जाती है और डिले हो जाता है डेवलपमेंट। तो ये अलग अलग आपके कंडीशंस हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो इसमें जो है हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है, पुअर इम्यूनिटी हो सकती है, और इसके साथ जो है हियरिंग प्रॉब्लम्स भी कॉज हो सकती है, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो रिस्क वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है मदर के अंदर मतलब डाउन सिंड्रोम का 21 ईयर के बाद। तो
ये भी है, एज डिपेंडेंट भी है। इट कॉज अगर हम लोग इसको डायग्नोस कर लेते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ही स्क्रीनिंग टेस्ट से, तो ये मतलब कंफर्म होता है अमीनो सिंथेसिस से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, डायग्नोस कर सकते हैं। चाइल्ड जो है वो लिव लॉन्ग और हैप्पी लाइफ चाहता है, तो वो थेरेपी, एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट से हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है, जो चाइल्ड है उसका उसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन जो अर्ली वे में अगर मतलब अर्ली हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ और डिफरेंट मतलब अलग अलग डिफरेंस आ सकती है, ठीक है। प्री नेटल केयर और जो प्लानिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये मैनेज होता है अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है। तो ये आपके जो भी मतलब अलग अलग टॉपिक्स थे, तो वो मैंने कवर कर दिया है इसमें। अगर आपको ये इस वीडियो का टॉपिक है जेनेटिक टेस्टिंग, और उस नियोनेटल और चिल्ड्रन के अंदर ये हमारा जेनेटिक्स का एक चैप्टर है, जिसमें हम आईएनसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे हम लोग इसमें टॉपिक्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मतलब इससे इसके जो टर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स को, जेनेटिक टेस्टिंग नियोनेटल और चिल्ड्रन के अंदर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं जेनेटिक जो टेस्टिंग होती है वो क्या होता है। जेनेटिक टेस्टिंग की अगर बात करें तो ये एक मेडिकल टेस्टिंग होती है, एग्जामिन होती है, जो कि चिल्ड्रन का हम लोग इसमें डीएनए देखते हैं, क्रोमोसोम देखते हैं, और जो भी मतलब इनिशियल प्रोटीन्स होती हैं वो देखते हैं, और आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, ठीक है। ये सब देखते हैं, ठीक है। जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो हेल्प करता है किसी भी जो चिल्ड्रन या नियोनेटल है उसके डायग्नोसिस में इनहेरिट जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अलग अलग जो कंडीशंस मदर और फादर से इनहेरिट होती है, तो वो सब में, और आइडेंटिफाई करता है जो भी रिस्क होती हैं, और अगर रिस्क का पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट या फिर इंटरवेंशन प्लान करते हैं, ठीक है। देन आगे देखें तो परफॉर्म करते हैं हम लोग ब्लड सैंपल, मतलब ये परफॉर्म करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग को ब्लड सैंपल के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, और समटाइम स्किन के बायोप्सी के थ्रू, मतलब तो स्किन से, ठीक है। तो इस ये सब हमारा जेनेटिक टेस्टिंग था, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग तो देख लिया, अब इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है नियोनेटल और चिल्ड्रन के अंदर, तो वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो जेनेटिक टेस्टिंग है वो आइडेंटिफाई करता है जो बर्थ डिफेक्ट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, डेवलपमेंट इश्यू होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये आइडेंटिफिकेशन करता है, प्रोवाइड करता है एक क्लीन डायग्नोसिस, जिसमें जो अनएक्सप्लेन सिम्टम्स होते हैं वो मतलब जैसे कि डिलेइंग हो गया, या सीजर्स हो गए, या एबनॉर्मल फीचर्स हो गए, तो ये सब जो अगर किसी नियोनेटल या चिल्ड्रन में दिखता है, तो ये सब सिम्टम्स के साथ हम लोग डायग्नोसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके का जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। जो डॉक्टर है वो हेल्प डॉक्टर करता है प्लानिंग में, जो अलग अलग इंटरवेंशन और थेरेपीज के में, ताकि जो अगर कोई भी प्रॉब्लम निकल के आया है उससे वो ठीक कर सके, ठीक है। रिड्यूस होता है लॉन्ग टाइम डिसेबिलिटी, और इम्प्रूव होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर सही टाइम पे हम लोग सही तरीके से जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी डिजीज कंडीशन है, कौन सा सिंड्रोम है, तो उससे हम लोग पहले ही अवेयर हो जाएंगे, और अच्छे तरीके से जो हेल्थ है उसका हम लोग केयरिंग करेंगे, तो लाइफ आगे की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। इन्फॉर्म करते हैं हम लोग पेशेंट को उसके जो भी फ्यूचर प्रेगनेंसी होती है या फिर कोई भी रिस्क होने वाला रहता है, तो ये सब के बारे में, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस था। देन हम बात करें अगर स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। अब हम बात करें इस कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के बारे में कि कैसे हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग स्क्रीनिंग कर सकते हैं कंजेनाइटल एबनॉर्मल पेशेंट का, कोई भी बच्चे का, तो इसको देखते हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी की बात करें तो ये हमारा कोई भी अगर चिल्ड्रन है तो उसके अंदर फिजिकली या कोई भी फंक्शनली जो डिफेक्ट होता है बर्थ के टाइम से जेनेटिक भी हो सकता है, और या फिर कोई भी इन्वायरमेंट, जैसे कि अलग अलग जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे रेडिएशन के कांटेक्ट में आना या कैंसर है उसको, तो इस केस में मतलब अलग अलग जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो कॉज होता है वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होता है। ये मतलब बर्थ से ही ये कंडीशन होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि जो
जेनेटिक टेस्ट है वो कैसे मतलब हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। तो पहले तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स को देखते हैं, जिसमें हमारा डाउन सिंड्रोम है, ये जो है मतलब ट्राइसोमी 21 जो होता है वो दिखाता है ऐसे, ठीक है। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स है जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, टाइसच है, तो ये सब अलग अलग कंडीशंस हैं। इसमें आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जिसमें आपको जो चिल्ड्रन है वो स्पाइनल डिफिडा से पीड़ित होता है, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है, इसमें जो है ये मतलब जेनेटिक लिंक की वजह से होता है, ठीक है। सम एबनॉर्मलिटी विजिबल एट बर्थ, कुछ जो एबनॉर्मलिटी है बर्थ के बाद मतलब विजिबल होती हैं, ये कुछ होती हैं कि जो इंटरनली होती हैं, और ये जेनेटिक कन्फर्मेशन से पता चलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके जेनेटिक्स के वो थे। देन हम बात करेंगे स्क्रीनिंग फॉर डेवलपमेंटल डिले। कोई भी अगर पेशेंट है या चिल्ड्रन है या फिर कोई भी मतलब नियोनेटल है, तो उसका अगर डेवलपमेंट में डिले हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सब के बारे में देखते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल डिले का मतलब होता है कि चिल्ड्रन जो है वो मतलब चिल्ड्रन इज नॉट रीचिंग एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन। जो चिल्ड्रन है वो सही तरीके से अपना जो जैसे कि जो एज है उसके हिसाब से बॉडी फॉर्म नहीं हो रहा है, या फिर जो मेंटली वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, डांस नहीं कर पा रहा है, कुछ भी लर्न नहीं कर पा रहा है, तो ये सब जो अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से माइलस्टोन है वो कवर नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम लोग डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। और इसमें अलग अलग कंडीशंस को देखते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है, मान लीजिए कि आप जो मतलब नॉर्मल बेसिस पे जो चिल्ड्रन करते हैं वो नहीं कर पा रहा है, तो ये सब में जैसे कि स्पीकिंग नहीं कर पा रहा है, वॉकिंग नहीं कर पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है, तो ये सब अलग अलग इसमें कंडीशन देखते हैं, ठीक है। इसमें मेनली आपके अलग अलग जेनेटिक कॉज होता है, जिसमें आपका अलग अलग कंडीशंस है, जिसमें आपका फ्रैंगिल है, ये फ्रैंगिल और सिंड्रोम होता है, ये कॉमनली कॉज होता है इनहेरिट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से, और इसमें जो है अलग अलग जो मेंटली रिटार्ड पर्सन्स होते हैं ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रेटी सिंड्रोम है, ये मोस्टली गर्ल के अंदर होता है, ये नॉर्मली डेवलपमेंट के मतलब ये रिग्रेशन होने लगा है, ठीक है इसमें, ठीक है। इसमें तीसरा है हमारे पास एंजलमैन सिंड्रोम है, इसमें जो है स्पीच में मतलब डिले हो जाता है, सीजर्स आने लगते हैं और हैप्पी बिहेवियर होने लगता है, ये अलग अलग कंडीशन हैं। देन हमारे पास इसमें नेक्स्ट है, ये हमारा क्रोमोजोमल डिलीशन है, इसमें जो है अलग अलग जो क्रोमोजोम होते हैं उसके बीच में कभी कभी डिलीट हो जाता है, तो इसकी वजह से अलग अलग जो सिम्टम्स होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग कंडीशंस थे, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग हेल्प करता है रूल आउट मतलब कॉज, जो प्लान करता है हम लोग थेरेपी, जैसे कि स्पीकिंग, फिजियोथेरेपी और स्पेशल एजुकेशन, तो इस सब के बारे में। तो एक तरीके से जेनेटिक टेस्टिंग बहुत अच्छी बात है कि आप अगर करा रहे हो तो पूरा जो आपका अगर कॉज हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको प्लान होगा, इंटरवेंशन होगा, मेडिकेशन होगा, तो ये सब ये इसके फीचर्स होगा, ठीक है। देन हम बात करेंगे कि स्क्रीनिंग फॉर डायफॉर्मिज्म, ठीक है। डायफॉर्मिज्म की अगर बात करें तो इसमें जो है अनयूजुअल बॉडी और फेशियल फीचर मतलब देखने को मिलता है, और ये इंडिकेट करता है मतलब अंडरलाइंग जेनेटिक डिसऑर्डर को, ठीक है। तो ये मेनली इसमें अनयूजुअल बॉडी होगा, फेशियल जो फीचर होगा वो सही तरीके से नहीं होगा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है, ठीक है। अगर इसमें कॉमन साइन की बात करें तो वाइड सेट आईज मिलेंगी आपको, अपर सेट ईयर मिलेंगे मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। स्मॉल जॉ मिलेगा, और ये जो है आपका जो टंग है वो बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो एक्स्ट्रा फिंगर्स मिलेंगे, वेडन नेक्स मिलेगा जो मतलब चिपका रहेगा, और इसमें शॉर्ट लिम्फ मिलेंगे, हाथ पैर बहुत छोटे छोटे होंगे। सिन इन डिसऑर्डर टर्डर सिंड्रोम हो गया, नोनन सिंड्रोम हो गया, विलियम्स सिंड्रोम हो गया, तो ये सब अलग अलग इसके जो ये सिम्टम्स है ये सब इनमें भी दिखता है, और ये सब डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। इसके बाद से हम जेनेटिक टेस्टिंग के हेल्प कैसे करता है हमारे लाइफ में, तो वो देखते हैं, ठीक है। कंफर्म करता है ये डायग्नोसिस को, ठीक है। डिफरेंशिएट करता है सिंड्रोम को, ठीक है। प्लान करते हैं हम लोग सर्जरी और थेरेपीज को इसके रिगार्डिंग, ठीक है। कोई भी पेशेंट है तो उसको हम लोग काउंसिल कर पाते हैं कॉस्मेटिक और फंक्शनल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके मतलब बिहेवियर चेंज में, ठीक है। तो ये आपका एडवांटेज हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम बात करेंगे 6 नंबर टाइप ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इन नियोनेटल एंड
जो चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपका ये टेस्ट है, इसके फीचर्स है, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप है वो हमारा डिटेक्ट करता है लार्ज क्रोमोसोम चेंज में, ये हमारा मेनली डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। देन हमारा मतलब क्रोमोसोमल ये देखता है, क्रोमोसोमल अगर कोई भी चेंज है तो उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। फिश की बात करें तो ये हमारा फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है स्पेशल जो डीएनए सीक्वेंस है उसको, ठीक है। इसमें मैक्रो डिलीशन जो होता है वो होता है, जैसे कि कोई भी छोटी से छोटी अगर कड़ी कोई डिलीट हुई है जीन के अंदर या डीएनए के अंदर, तो उसकी वजह से जो चेंजेस हुए रहते हैं, तो उससे रिलेटेड ये आपका टेस्ट है फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके बाद से तीसरे टेस्ट की बात करें तो ये क्रोमोसोमल माइक्रो एरो होता है, CMA, ठीक है। ये फाइंड करता है स्मॉल डिलीशन और डिप्लीकेशन अक्रॉस क्रोमोसोम, जो भी क्रोमोसोम के अंदर मतलब कोई भी डिलीशन हुआ है, डिलीट हुआ है या फिर जो डबल हुआ है तो क्रोमोसोम के अंदर हुआ है, तो ये सब वो पता करता है और इसमें हमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है, ट्रीटमेंट में। देन हमारे पास आगे है होल एक्सोमी सीक्वेंसिंग, ठीक है, WES, ठीक है। ये एनालाइज करता है और सारे के सारे प्रोटीन कोड्स को, कोडिंग जीन्स को जो कि फाइंड होते हैं अलग अलग रेयर मतलब म्यूटेशन के अंदर, तो ये आपका हो गया, ठीक है। देन हमारे पास नियोनेटल स्क्रीनिंग है, ठीक है। नियोनेटल स्क्रीनिंग की बात करें NBS, तो ये मतलब मेनली उन बच्चों में डन होता है जो कि अभी अभी पैदा हुए हैं 48 आवर्स मतलब आफ्टर बर्थ के बाद ये डन होता है। ये मतलब इसमें जो मेटाबॉलिक डिटेक्ट करते हैं मेटाबॉलिक और जो भी एंडोक्रिनियल जो भी मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे PKU हो गया या फिर कोई भी कंजेनाइटल हाइपो थायरॉइडिज्म हो गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गया, तो इस तरीके के कंडीशंस को हम लोग इसमें देखते हैं और पता करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये एक चीज़ याद रखना, 48 आवर्स मतलब आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूबॉर्न, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें कि हमारा जो हमारे लाइफ में या फिर कोई भी अगर जो जेनेटिक मतलब टेस्टिंग है वो क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है, क्या कैसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक टेस्टिंग की बात करें तो ये सजेस्ट किया जाता है उन चिल्ड्रन को जो जो लोग डिसऑर्डर और डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें मेनली हम लोग देखते हैं फैमिली हिस्ट्री को, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, ठीक है, अनएक्सप्लेन जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या फिर कोई भी डेवलपमेंटल डिले होते हैं, तो ये सब जब देखते हैं तो उसमें हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिकरेंट कोई भी मिसकैरेज हुआ रहता है मदर का या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है मदर के साथ, तो ये मतलब पेरेंटल भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। अनयूजुअल जो फिजिकल फीचर्स हैं जैसे कि डायमॉर्फिज्म है, तो ये सब अगर देख रहे हैं तो हम लोग उसमें मतलब जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और पता करते हैं हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। पुअर ग्रोथ होता है, फेलुअर होता है, जो भी अगर मतलब पुअर ग्रोथ हो जाता है या फेलियर हो जाता है, ये सब फीचर्स में, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो मल्टीपल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है, तो उस केस में भी हम लोग इसको पता करते हैं और ये इससे हम लोग सही करते हैं, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का और ब्रेन का एक साथ अगर हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ऐसे पेशेंट को, चिल्ड्रन को बचाएंगे, तो ऐसे हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए हमारे ये जेनेटिक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम एथिकल और लीगल एस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है। लीगल और एथिकल एस्पेक्ट की जेनेटिक टेस्टिंग हम लोग अगर कर रहे हैं तो कैसे हम लोग लीगली और जो मतलब एथिकल एस्पेक्ट है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्म कंसर्न, ठीक है। जो पेरेंट्स है और गार्जियन है उनको मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन और जो भी मतलब डेटा है उसको कोई भी हम लोग जैसे रिस्क है तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और प्रॉपर तरीके से साइन लेंगे कंसल्ट फॉर्म में, और मतलब ये टेस्टिंग के पहले होगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली रहेंगी या फिर हो रही हैं तो उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रॉपर तरीके से कंफर्मेटरी बात कर लेंगे उसके बाद से, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर कोई भी पेशेंट है मान लो कि जो उसका डेटा है उसको हम लोग को कॉन्फिडेंशियल रखना रहता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कोई एक डेटा दूसरे डेटा को नहीं बताना रहता है, पेशेंट को पेशेंट का डेटा नहीं, कोई भी आ रहा है आप कोई भी पेशेंट का डेटा मांग रहा है तो नहीं देना है, सिर्फ पेरेंट्स को और जो पेशेंट है उसको ही देने का ये मतलब ये रहता है, ठीक है। रिजल्ट जो है वो प्राइवेट रखा जाता है, ये बताया नहीं जाता, ठीक है।
देन हमारे पास नेक्स्ट है राइट टू नो और नॉट टू नो, ठीक है। इसमें फैमिली जो है वो चूज करती है कि हमें मतलब जानना है या नहीं जानना है। दे वांट टू फुल मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन फुल्ली उसको उनको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम लोग ये पता करते हैं और बताते हैं प्रॉपर तरीके से, जो जेनेटिक्स है वो एक्सप्लेन करते हैं और मतलब उनको हम अच्छे से बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये अभी कंडीशंस देखने बाकी हैं। तो ये सब ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में should be provided before after testing to explain the result and help in decisions, ठीक है। ये जो है जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो मतलब काउंसलिंग का मतलब क्या हुआ, कैसे भी हम लोग काउंसिल करके हम लोग दूसरे को समझा रहे हैं, ठीक है। ये मेनली प्रोवाइड किया जाता है बिफोर और आफ्टर टेस्टिंग। टेस्ट हम लोग कर रहे हैं तो उस समय पे क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर टेस्टिंग जो रिजल्ट आ रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे पेशेंट को जो उसके गार्जियंस हैं या फिर पेरेंट्स हैं तो हम लोग उनको कैसे बता रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं जो रिजल्ट हेल्प कैसे होगा उनके डिसीजंस मेकिंग में, कैसे क्या हम लोग करेंगे तो वो सही होगा। तो ये सब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और रोल ऑफ नर्स को देखेंगे, ठीक है। रोल ऑफ नर्स जो कि जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक टेस्टिंग में होता है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो ये एक वाइटल रोल होता है, ठीक है। एजुकेट करेंगे हम लोग पेशेंट को पहली बात जेनेटिक कंडीशन और जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। जो भी पेशेंट है उसके जो फैमिली एज है उसका मतलब हिस्ट्री लेंगे और मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। हेल्प करेंगे हम लोग सैंपल कलेक्शन में, जैसे कि ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, ये सब में, ताकि हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकें। उसके साथ साथ हम लोग प्रोवाइड करेंगे इमोशनल सपोर्ट फैमिलीज को और जो चिल्ड्रन होगा उसको, ठीक है। और इसके साथ हम लोग मतलब रेफरिंग जो फैमिलीज होंगी उनको हम लोग कंजेनाइटल काउंसलर से मिलाएंगे और उनके काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। हेल्प करेंगे हम लोग नियोनेटल स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। और फॉलो अप करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट को और थेरेपी अगर प्लान हो रही है तो, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग रोल्स हैं नर्सेस की, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं इसका क्या बेनिफिट है, अगर बेनिफिट ऑफ अर्ली जेनेटिक स्क्रीनिंग, ठीक है। अगर हम लोग सही टाइम पे जो जेनेटिक स्क्रीनिंग हो जा रही है, जेनेटिक टेस्टिंग हो जा रही है, तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है कि अर्ली अगर डिटेक्ट कर ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट जो होगा डिसऑर्डर का वो सही तरीके से सही टाइम पे होने का बहुत अच्छा चांस रहेगा। अगर कोई भी डिजीज कंडीशन है सही टाइम पे आपको पता चल रहा है तो उससे उससे बचने का आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है और सही तरीके से आप बचाव कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है और PKU है, तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। प्रिवेंट करते हैं हम लोग मेंटल रिटार्डेशन और जो भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है, तो ये सब, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग हेल्प करते हैं प्लानिंग सर्जरीज के अंदर, कैसे कैसे जेनेटिक डिफेक्ट है तो हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग जो थेरेपीज होती हैं वो एडवांस में देते हैं, ठीक है। रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। जो भी अगर मान लीजिए जेनेटिक टेस्टिंग से आपको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम होने वाला है तो उससे हम लोग मतलब पहले ही ट्रीटमेंट और क्योर करके प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से बचाया जा सकता है पैसे को भी और जो इंसान है उसको भी, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग गिव करते हैं हम लोग क्लियरिटी अबाउट चिल्ड्रन कंडीशन और उसके फ्यूचर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जेनेटिक टेस्टिंग है उससे आपको पता चल गया कि जो पेशेंट है उसको क्या हुआ है, कैसे जो चाइल्ड कंडीशन है वो क्या है। तो हम लोग को क्लियरली बताना होता है पेरेंट्स को, ठीक है, उसके फ्यूचर के बारे में, जो कंडीशन है उसके बारे में और क्या होने वाला है उसके बारे में। तो ये सब प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे ताकि जो मदर या फादर है तो उसके मतलब फ्यूचर सही हो और मतलब सही तरीके से वो लोग हैंडल कर पाए। तो ये आपका मतलब जेनेटिक टेस्टिंग था, ठीक है। इसके बाद से ये समरी है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ये मैंने आज इस चैप्टर को कवर किया है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है और इसके साथ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे जो 5 मार्क के कंडीशंस हैं उनको मैं फॉलो करूंगा और देखूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे एज पर INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे टॉपिक्स को और वन शॉट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पिछले मैंने चैप्टर्स के जेनेटिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उसके डाल रखे हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हो वन शॉट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्टली है
कैंसर जेनेटिक्स जो कि अलग अलग एज में होती है, ठीक है। मेनली ये कॉज होता है हमारे हेरिडेट म्यूटेशन की वजह से, कैंसर रिलेटेड जो जीन्स होती हैं उसके म्यूटेशन की वजह से मेनली जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें BRCA1, BRCA2, TP53, APS, ये सब जो जीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इस मतलब म्यूटेशन में, ठीक है। ये जो है इंक्रीज होता है कैंसर, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिस्क ऑफ कैंसर होता है इंक्रीज होने का, वो मेनली हमारा ब्रेस्ट, ओवरियन और कोलोन और जो प्रोस्टेट होता है, तो ये इस जगह पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ओरल भी होता है, ओरल सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉमन होता है, ठीक है, लंग्स, ओरल, ठीक है। ये पास होता है हमारा मतलब एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जो मैनर होती है उस बेसिस पे, ठीक है। वन अगर एक मतलब म्यूटेटेड कॉपी होती है, एक म्यूटेटेड कॉपी ऑफ जीन होती है, वो कॉज कर मतलब अफेक्ट कर सकती है सेकंड कॉपी को, और जो ऐसे मतलब म्यूटेशन हो सकती है और पूरे बॉडी में फैल सकता है, ठीक है। और इसके बाद से डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हम लोग करते हैं फैमिली बेसिस पे, जो फैमिली का हिस्ट्री होता है वो, और जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, और इससे हम लोग ये जो कैंसर जेनेटिक्स होती है उसके बारे में हम लोग डायग्नोस करते हैं, ठीक है। रेगुलर स्क्रीनिंग होती है और अर्ली डिटेक्शन होता है जो कि रिड्यूस करता है हमारे कॉम्प्लिकेशंस को और मतलब बचाव में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें तो जेनेटिक काउंसलिंग होती है, बहुत ज़्यादा इनिशियल होती है ये, मतलब अफेक्टेड फैमिलीज के लिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, मतलब उन लोग को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जो भी जेनेटिक थेरेपीज ये सब देनी रहती है, तो ठीक है। प्रिवेंटिव जो सर्जरीज होती है और मेडिकेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब रिकमेंडेड होते हैं उनके लाइफ में, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वो रिड्यूस कर सकते हैं इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, तो इस तरीके से हम लोग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी, ठीक है। इसके बाद से इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो मतलब फ्रॉम बर्थ से ही अफेक्टेड है और सही तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे एंजाइम फंक्शन अफेक्ट होने की वजह से बॉडी जो है सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इसमें क्या होता है मेटाबॉलिज्म एरर की वजह से क्या होता है, इसमें पहले तो कॉजेज होता है, ग्रुप ऑफ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं जो कि अफेक्ट हो जाती हैं, जो एंजाइम फंक्शन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये मेनली कॉज होता है एक्यूमुलेशन और मतलब एक्यूमुलेशन और डिफिशियंसी ऑफ मेटाबोलाइट का, ठीक है, इसकी वजह से ये कॉज होता है। और इससे मतलब कॉमन जो मतलब कंडीशंस कॉज होती हैं वो पॉलीकीटोन्यूरिया हो गया, PKU हो गया, ये पॉलीकीटोन्यूरिया हो गया, इसमें जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है पॉलीकीटोयूरिया का, ठीक है। ग्लाइटोसीमिया हो गया, मैपल सिरप यूरिन डिजीज हो गया, ये सब आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यूजुअली इनहेरिट होती है ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर में, ठीक है। इन सिम्टम्स जो कि इन्वॉल्व होती हैं इसमें डेवलपमेंटल डिले, वोमिटिंग, स्नीजिंग, सीजर्स और फेलवर और थ्रिल्स, ठीक है, थ्रिप्स, तो ये सब अलग अलग सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बात करें तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम में, और इससे हम लोग बर्थ के टाइम पे ही मेटाबॉलिज्म के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। जो लाइफ लॉन्ग डाइटरी कंट्रोल होता है जिसकी वजह से मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारे जो भी कंडीशन खराब होने वाली रहती है, कॉम्प्लिकेशंस होने वाली रहती हैं उससे, ठीक है। मैनेज करते हैं हम लोग टीम ऑफ अलग अलग स्पेशलिस्ट, जैसे कि डाइट्रिशियन हो गया, फिजिशियन हो गया, नर्सेस हो गई, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होती हैं और सही तरीके से ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी होता है उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और इससे जो है जो फ्यूचर में जो बेबीज या फिर कोई भी होने वाला है तो उन लोग की हेल्थ के लिए, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। इसके बाद से हम बात करें कि जो ब्लड ग्रुप एलील है और हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें क्या है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो अलग, इसमें अलग अलग टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि ए है, बी है और AB है और O है, तो ये अलग अलग आपके मतलब इनहेरिट पेरेंट्स की वजह से होता है, तो आपको ये पेरेंट्स से ही मिलता है, ठीक है। डिटरमाइन होता है प्रेजेंस ऑफ A और B के एंटीजन के बेसिस पे, ठीक है, जो कि RBCs के ऊपर रहती हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो है वो RH फैक्टर होता है, प्लस और निगेटिव RH फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मदर और जो चिल्ड्रन है उसमें अलग अलग दोनों आ गया तो उससे जो है रिएक्शन हो जाता है और डेथ हो जाती है मदर या फिर चिल्ड्रन का, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैच होना इंपॉर्टेंट है। आप मतलब पहले ही अगर शादी भी कर रहे हो तो उस टाइम पे आप मतलब जाके मेडिकल चेकअप कर लो कि आपका पॉजिटिव है, आपकी वाइफ होने वाली वाइफ का निगेटिव है, तो इस तरीके से चेक करके जेनेटिक कंडीशन देख के उसके बाद से आप अगर करते हो तो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो इस तरीके से ये देखा जाता है, ठीक है। सिकल सेल
एनीमिया है जो कि म्यूटेशन हो जाती है HBB जीन के अंदर, RBC हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सिकल सेल, सॉरी मतलब आधे चांद की तरह, सिकल सेल की तरह, तो ये होता है, ठीक है। थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया की अगर बात करें तो अब नॉर्मल इसमें हीमोग्लोबिन हो जाती है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है और इसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये मेनली कॉज होता है ब्लीडिंग, और इसमें लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये कैरी करती हैं स्क्रीनिंग और हेल्प करते हैं ये अर्ली डायग्नोसिस में, सॉरी डिटेक्शन में, और जेनेटिक काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट टाइम ऑफ मैरिज और प्रेगनेंसी, तो इससे हमें पता चलता है और जो भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस है उससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे और जो मेडिकेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होती है और हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। नर्सेज जो होती हैं मॉनिटर करती हैं साइन, मतलब मॉनिटर करती हैं वाइटल साइन, एनीमिया का, ब्लीडिंग का, जो भी आयरन ओवरलोडिंग होती है उसकी, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है फोर्थ नंबर कंडीशन, जेनेटिक हीमियोक्रोमेटेसिस, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि आयरन जो है नॉर्मल बेसिस पे अगर बात करें तो आयरन जो है हमारे बॉडी में आता है और बॉडी को मतलब सही तरीके से जो बॉडी है अपना आयरन यूज करता है और सही तरीके से बॉडी रन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आयरन जो है आता है और जो बॉडी है उसमें मतलब एक्सेसिव फॉर्म में आयरन का मतलब अमाउंट हो जाता है और इसकी वजह से जो है आयरन ही बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इनहेरिट डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें आयरन ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। कॉज होता है मेनली म्यूटेशन की वजह से, HFE जीन की वजह से, और स्पेशली ये होते हैं C28 2Y म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। इसमें जो है एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड और जो भी स्टोर ऑर्गन के अंदर, ठीक है। अफेक्ट होता है इससे मतलब अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, पेनक्रियास हो गया और जॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसमें अलग अलग जो सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं, जैसे कि फटीग हो गया, जो जॉइंट पेन हो गया, डार्क स्किन हो गया और ये लीवर डिजीज और डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। इनहेरिट होता है ये मतलब मेनली ऑटोजोमल रेसेसिव मैनर में, और डायग्नोस हम लोग करते हैं इसको, मतलब पता करते हैं ब्लड ब्लड टेस्ट की वजह में, और अलग अलग इसमें जो भी फोर्टीन और ये जो भी ट्रांसफेरिन सेचुरेशन होती है और जीन टेस्टिंग से ये हम लोग पता करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें इन्वॉल्व होता है फिल्बोटमी होता है, जिसमें हमारा जो है रिमूव कर देते हैं हम लोग ब्लड को रेगुलर बेसिस पे और नया ब्लड लेते हैं, ठीक है। ये अनट्रीटेड होता है और ये मतलब कॉज कर सकता है सीवियर केस में सिरोसिस, मतलब लीवर डिजीज, ठीक है। और ये हार्ट का भी प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। फैमिली मेंबर शुड स्क्रीन, अगर एक कोई पर्सन है मतलब अफेक्ट है तो उसके मतलब पूरी की पूरी फैमिली मेंबर को हम लोग स्क्रीन करेंगे और देखेंगे कि कोई और इफेक्ट तो नहीं है, और इसके हिसाब से हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। देन हमारे पास है हंटिंगटन डिजीज। इसमें जो होता है कि इसमें जो होता है कि मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें जो होता है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्वस जो मतलब सेल्स होती हैं ब्रेन्स की, वो धीरे धीरे डिजेनरेट होती हैं। आपका तुरंत नहीं होगा, मतलब एज एज के हिसाब से होता है, जैसे कि आप इस समय नॉर्मल हो, नॉर्मल के बाद आपका जो 30 से 40 साल के हुए तो आपका जो ब्रेन के सेल्स हैं वो मतलब डिजेनरेट होने लगती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब अलग अलग इल्यूजन होने लगते हैं, तो इस तरीके मेंटली रिटार्डनेस होने लगती है, इस तरीके की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मेनली ये कॉज होता है CAG रेपिटेशन और जो भी एक्सपेंशन होती है हमारे HTT जीन के अंदर, इसकी वजह से, ठीक है। ईच हर एक जो चाइल्ड है वो अफेक्ट होता है मतलब पेरेंट्स से, और ये 50% चांस होता है कि जो फ्यूचर है उसमें इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब तुरंत नहीं दिखती हैं और ये मतलब दिखना स्टार्ट होती हैं 30 से 50 की उम्र में, ठीक है। साइंस जो है अलग अलग साइंस इसमें, जैसे कि वॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, ठीक है। पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो कॉज हो गए, ठीक है। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं अगर मतलब टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ओवर टाइम से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। इसका कोई क्योर नहीं है, बट ट्रीट कर सकते हैं हम अलग अलग जो भी इसमें सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, उसको लेकर, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें तो जेनेटिक टेस्टिंग होती है जो कि कंफर्म करती है, डायग्नोसिस से हम इसको पता करते हैं, ठीक है। फैमिली सपोर्ट और काउंसलिंग से इसको हम लोग क्रूशियल बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्रूशियल होता है इसमें, ठीक है।
और इसका जो है नर्सिंग केयर की बात करें तो ये सेफ्टी, इमोशनल सपोर्ट और जो भी मोबिलिटी असिस्टेंस की बात करें, अगर इसका नर्सिंग केयर की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है सेफ्टी, इमोशनल सपोर्ट और जो भी मोबिलिटी असिस्टेंट होती है तो उसमें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे और देखते हैं। लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो मेंटल इलनेस और जेनेटिक बेसिस है, ठीक है। मेंटल इलनेस जो होता है, अरे यार ये बार बार इधर क्यों दबा दिया। लास्ट टॉपिक हमारे पास मेंटल इलनेस जेनेटिक बेसिस पे, ठीक है। इसमें अगर बात करें हम तो हमारे पास मेंटल इलनेस बहुत जेनेटिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल कॉज भी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। मेनली इसमें मतलब कॉमन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो जेनेटिक लिंक, मतलब जेनेटिक लिंक से के साथ जो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें सिजोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन और ऑटिज्म हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है यूजुअली कॉज होता है पॉली जेनेटिक्स, जिसमें और मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल जीन्स मतलब इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें जो है फैमिली हिस्ट्री हम लोग इंक्रीज कर सकता है रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंस को। और इसमें हम देखते हैं एपीजेनेटिक फैक्टर, जिस लाइक जैसे कि मतलब स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया, जो कि ट्रिगर करता है ऑनसेट को, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स को। ये पे इसके बाद से हम देखेंगे अर्ली साइंस, क्या क्या साइंस दिख रही है मेंटल इलनेस पेशेंट के अंदर। तो उसका जो है मूड चेंज हो जाता है, सोशली विड्रॉल होता है, हेलुसिनेशन होने लगता है, स्लीपिंग इश्यूज होती हैं। तो ये अलग अलग सिम्टम्स हैं, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो हम लोग साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, और ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकेशन करते हैं हम लोग, साइकोथेरेपी, ठीक है। मेडिकेशन करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग साइकोथेरेपी भी देते हैं। इसके बाद से ये जो है नर्सिंग रोल की बात करें तो इसमें अलग अलग हम लोग प्ले मतलब रोल प्ले करते हैं, जैसे अलग अलग मेडिकेशन देते हैं एड्रेशन, और इमोशनल सपोर्ट देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पेशेंट को, ताकि वो ज़्यादा मतलब परेशान ना हो। इसके बाद से ये जेनेटिक काउंसलिंग होती है जो कि हेल्प करती है फैमिलीज़ को, और मतलब जो भी रिस्क उससे रिलेटेड होती हैं तो उन सभी को प्रॉब्लम से मतलब समझने में। इसके बाद से हमारे पास जेनेटिक कंडीशन की समरी है, जो हम 10 पॉइंट देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसमें जब हमारा फर्स्ट फैमिली जेनेटिक्स है, जिस जो रन करता है हमारे फैमिलीज को अंदर, और ये हमारा फैसिलिटेटेड जीन होता है। और इसमें जो है BRCA मतलब 1 और 2 होते हैं जीन्स, जो कि कॉज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमारे पास लाइंच सिंड्रोम है, जिसमें हमारा जेनेटिक कॉज होता है ये कोलोन और मतलब यूटेराइन कैंसर होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास इनबॉर्न मतलब एरर था, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म का देख रहे थे। बॉडी बेबी है जो है वो बॉर्न होता है अलग अलग जो भी इंजाइम्स होती हैं उसकी मिसिंग की वजह से, और इसमें मेनली कॉज होता है PKU, और ये मतलब उसको लिए स्पेशल डाइट चाहिए होता है। देन हम आगे इसमें पढ़े थे PKU जो होता है कैन नॉट ब्रेक, जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है और प्रॉपर तरीके से मतलब वर्क नहीं करता, और इसकी वजह से लो प्रोटीन फूड मिलता है, ठीक है। इसका लास्ट था हमारा मतलब फिफ्थ था सिकल सेल एनीमिया था। रेड ब्लड सेल जो होता है उस वो जो है वो सिकल सेल मतलब आधे चांद की तरह और अलग तरीके का हो जाता था, जो कि कॉज करता था पेन और एनीमिया को। ये हमारा समरी था, ठीक है। थैलेसीमिया था, थैलेसीमिया की अगर बात करें तो ब्लड डिसऑर्डर है जो कि कॉज करता है लो मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से, और ये रेगुलर और ट्रांसफ्यूजन, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ब्लड डिसऑर्डर है जो कि पास होता है हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। ब्लड जो कि मतलब इसमें क्लॉट नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके बाद से हमने देखा था जेनेटिक हेमाटोक्रोमेटिसिस, ठीक है। इसमें जो है बॉडी जो है वो मतलब सही एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा आयरन को, और जो कि हार्म करता है अलग अलग ऑर्गन्स को, और ये मतलब बहुत खतरनाक होता है। हंटिंगटन है तो इस ब्रेन जो है उसके जो सेल्स हैं वो मतलब डीजेनरेट होने लगते हैं, और ये जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स कॉज करता है, मूवमेंट और मेंटल प्रॉब्लम एडल्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद से लास्ट हमारा जो है समरी में मेंटल इलनेस है जो कि जेनेटिक लिंक है। ये कंडीशन अलग अलग सिजोफ्रेनिया हो गया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर को रन करता है ये फैमिलीज के अंदर। तो ये हमारा जो भी हमारा जेनेटिक मतलब कंडीशन था एडोलसेंट और एडल्ट के अंदर, तो ये हमने INC के अकॉर्डिंग सारे के पॉइंट पढ़ लिए। हेलो, स्वागत है आपका इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं BSc नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे पास ये हमारा जेनेटिक्स का लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग वन शॉट में इसको कवर कर रहे थे, और इसमें हम एज़ पर INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये आपका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो और पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, आपको वन शॉट में सारे मतलब 20-30 10 मिनट में ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास
पास जेनेटिक टेस्टिंग है, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो जेनेटिक टेस्टिंग है वो एक मेडिकल टेस्टिंग होता है जिसमें हम लोग देखते हैं अलग-अलग जो भी चेंजेस हुए रहते हैं डीएनए के अंदर, जैसे जीन से रिलेटेड हो गया, क्रोमोसोम से रिलेटेड हो गया और प्रोटीन से रिलेटेड हो गया। ये हमें मतलब डिटेक्ट करके बताता है कि कोई भी डिज़ीज़ या कोई भी मतलब डिसऑर्डर हो रहा है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो रहा है, उससे क्या रिस्क होने वाला है, कैसे क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, तो ये सब, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्या-क्या अब इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो डिटेक्ट करता है हमारा जो भी इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उन लोगों को, ठीक है। और इसके साथ आइडेंटिफ़ाई करता है जीन म्यूटेशन को, इसके साथ असिस्ट करता है फैमिली प्लानिंग में, और ये सब मतलब आगे का फ्यूचर देखते हैं। और इसके साथ हम फ्यूचर डिजीज़ जो होने वाला रहता है, रिस्क प्रिडिक्शन होने वाले रहते हैं, तो उसको हम लोग गवर्न कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास इसके जेनेटिक टेस्टिंग के अलग-अलग टाइप्स हैं, जिसमें हम डायग्नोस्टिक, कैरियर, प्रेग्नेंट और ये सब आपके अलग-अलग टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है। इसमें कन्फर्म करते हैं और रूल मतलब जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है ये नॉर्मल टेस्टिंग है जिसमें स्पेसिफिक जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसके बारे में हम लोग कंफर्म, और जो भी मतलब अलग-अलग टेस्ट होते हैं तो वो उससे हम लोग पता करते हैं। एग्जांपल में आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, इस टाइप के, ठीक है। देन हमारे पास कैरियर टेस्टिंग है। कैरियर टेस्टिंग एक तरीके का ऐसा टेस्टिंग होता है जो कि एक आइडेंटिफाई करता है एक पर्सन जो कि कैरियर रहता है जीन का, और ये मतलब डिसऑर्डर को कॉज करता है, और ये यूजुअली मतलब कपल और उसके फ्यूचर के लिए, प्रेगनेंसी के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है प्रीनेटल टेस्टिंग। प्रीनेटल टेस्टिंग डन होता है जब मतलब कोई वुमन है प्रेग्नेंट रहती है और चेक करना होता है कि जेनेटिक जो फीटस है उसको उसके जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हुई रहती है तो उसको हम लोग चेक करते हैं, तो ये हमारा प्रीनेटल टेस्टिंग होता है। इसमें मेनली डाउन सिंड्रोम है ये होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग डन होता है शॉर्टली आफ्टर बर्थ, और डिटेक्ट करते हैं हम लोग सर्टेन जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब अर्ली स्टेज पे, ठीक है। कि मतलब सही से आगे फ्यूचर हो सके, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है प्री और प्री सिम्प्टोमेटिक मतलब टेस्टिंग है। इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, और उससे जो भी डेवलप होने वाली रहती है डिजीज़ तो मतलब फ्यूचर के अंदर, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, BRCA1 जीन के मतलब चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बाद से हमारे पास है फार्माकोजेनोमिक टेस्टिंग है। इसमें स्टडी करते हैं हम लोग जीन्स के बारे में, और उससे जो भी मतलब उसके रिस्पॉन्स में मेडिकेशन बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं फार्मा से रिलेटेड, तो ये हो गया, ठीक है। ये अलग-अलग आपके टाइप थे। अब इसके बाद से हम जेनेटिक टेस्टिंग के बेनिफिट्स को देखते हैं। ये हमें बताता है अर्ली डायग्नोसिस में, ठीक है। कोई भी डिजीज़ है तो अर्ली डायग्नोस करके बता सकते हैं। इसके बाद से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, और इसके बाद से हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या होते हैं अलग-अलग जो भी जेनेटिक टेस्टिंग होती है इसकी, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस। इस अर्ली डायग्नोसिस में से हम लोग पता चलता है कैसे डिजीज़ हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन मतलब किससे इनहेरिट हुआ है, तो इस सब केस में, ठीक है। सेकंडली अगर देखें तो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। ये एक तरीके का मतलब कोई भी पर्सन है तो उसके लिए हम लोग मान लीजिए कि डायग्नोसिस से हमें पता चल गया, तो उसके लिए हम लोग कोई भी एक पर्सनलाइज़ ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं और उसको हम लोग दे रहे हैं ताकि वो जल्दी से सही हो और सिम्पटम्स मतलब प्रॉपर तरीके से ठीक हो, ठीक है। इसके बाद से इन्फॉर्म रिप्रोडक्टिव चॉइस, ठीक है। अगर कोई मतलब कपल है जो कि मतलब फैमिली प्लानिंग कर रहा है और फ्यूचर के लिए देख रहा है, तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से जेनेटिक टेस्टिंग करवाएंगे और देखेंगे कि मतलब फ्यूचर क्या होने वाला है, ऐसे वैसे जो भी इनहेरिट म्यूटेशन होने वाला है तो उसके बारे में, ठीक है। और प्रिवेंट करता है हेल्थ केयर को, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है हेल्थ केयर को और सही तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद से लिमिटेशंस है हमारे पास, ये जो है वो सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, जो भी मतलब सीवियरिटी होती है, टाइम कितना है, और ये अलग-अलग जो भी डिजीज़ है उसके बारे में, ठीक है। और इसके बाद से अगर देखें तो सेकंडली हमारे पास इमोशनल स्ट्रेस जो होता है, जो पर्सन है जो कि मतलब डिजीज़ से पीड़ित है उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस रहता है, ठीक है। रिस्पॉन्स मतलब रिस्क रहता है मिसयूज़ और ऑफ डेटा का, इससे मतलब अलग-अलग जो भी डेटा है वो लीक हो गया तो
प्रॉब्लम्स होती हैं इंश्योरेंस और एम्प्लॉयमेंट में, तो ये सब आपके अलग अलग लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसके बाद से जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी की अगर बात करें तो जीन थेरेपी एक तरीके का ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग मतलब मान लीजिए कि जीन के अंदर चेंजेस करके उसको हम लोग मतलब मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन। इसका टेक्नोलॉजी है जो कि मॉडिफाई करता है और रिप्लेस करता है जो भी फैसिलिटेट जीन होती है, और ट्रीट करते हैं हम लोग और प्रिवेंट करते हैं जीन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफाई करते हैं और रिप्लेस मतलब हटा देते हैं, ठीक है, उन जीन्स को जो कि डिफेक्टेड रहती हैं, और उससे हमें मतलब ट्रीटमेंट मिलती है, प्रिवेंशन मिलता है जो भी डिजीज़ हुआ रहता है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ रहता है, ठीक है। हाउ इट वर्क, ठीक है। तो इसका अगर बात करें तो नॉर्मल जो जीन है वो इंसर्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर, पेशेंट के सेल के अंदर, जो कि रिप्लेस करता है और डिफेक्टेड वन को, ठीक है, डिफेक्टेड सेल को, ठीक है। वेक्टर होता है मतलब कैरियर वायरस होता है जो कि यूज़ होता है मतलब डिलीवर करने के लिए जीन को और टारगेट सेल के ऊपर, ठीक है। ये करेक्टली जो करेक्टेड जीन जो है वो हेल्प करता है मतलब मेक करने में बॉडी नॉर्मल प्रोटीन और एंजाइम को, तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीन है मतलब थ्योरी जो है वो मतलब नॉर्मल एक जीन है जो कि इंसर्ट किया जा रहा है बॉडी के अंदर ताकि वो जो डिफेक्टेड है उसको रिप्लेस कर दे, ठीक है। सेकेंडली जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब एक तरीके का कैरियर होता है जो कि मतलब जो जीन्स को कैरी करके ले जाता है, ठीक है। जैसे कि कैरियर यहाँ पे वायरस है जो कि डिलीवर कर रहा है मतलब जीन को टारगेट सेल पे, और यहाँ पे करेक्टली जो जीन है वो हेल्प कर रहा है बॉडी में नॉर्मल प्रोटीन और एंजाइम के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद से हम देन हमारे पास है टाइप ऑफ जीन थेरेपी है। फर्स्ट हमारे पास सोमैटिक जीन थेरेपी है जिसमें अफेक्टेड वन द पर्सन, ठीक है, अफेक्टेड ओनली पर्सन होते हैं, ठीक है। इसमें सोमैटिक अगर बात करें पूरा बॉडी मतलब इसमें आता है, ठीक है। जर्मोलाइन है, जर्मोलाइन जीन थेरेपी है जिसमें हमारा सिर्फ मतलब अफेक्टेड ओनली जो स्पर्म होती है और एग्स होते हैं तो वहीं सिर्फ मतलब अफेक्टेड होते हैं और इसमें इनहेरिट होते हैं मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा अलग-अलग 2 टाइप्स हो गए, ठीक है, जीन थेरेपी के। इसके बाद से हम इसके डिजीज़ ट्रीटमेंट की बात करें तो अलग-अलग ये मतलब ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा हीमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, थैलेसीमिया हो गया, मसल डिस्ट्रॉफी हो गया और सर्टेन टाइप के कैंसर्स हो गए, ठीक है। तो ये अलग-अलग आपके मतलब डिजीज़ ट्रीटमेंट है। इसके बाद से हमारे पास रिस्क और जो भी मतलब चैलेंजेस रहते हैं वो सब है, ठीक है। इसमें इम्यून रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जीन डिलीवरी इश्यूज़ हो जाती हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म अफेक्ट मतलब इफ़ेक्ट अननोन हो जाता है या फिर एथिकल कंसर्न हो जाता है, तो ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास जेनेटिक काउंसलिंग है। जेनेटिक काउंसलिंग की बात करें तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि एक मतलब कोई भी इंडिविजुअल या फैमिली के और जो जेनेटिक कंडीशंस हैं जैसे कि जेनेटिक कंडीशन टेस्टिंग और जो भी मतलब इम्प्लीमेंट्स होने वाली हैं हेल्थ और जो भी प्लानिंग होने वाली है, तो उससे रिलेटेड जो भी हम लोग हॉस्पिटल में जाके जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं तो उन लोगों से अगर बात करते हैं ये जेनेटिक काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो इसमें जो है हु नीड जेनेटिक काउंसलिंग है, किसको ये जेनेटिक काउंसलिंग चाहिए होता है, तो फैमिली जो कि मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जिनको हुआ रहता है, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग के अगर ऐसे नॉर्मली बेसिस पे बात करें तो काउंसलिंग का मतलब होता है कैसे भी बातचीत या फिर कैसे भी मतलब ऐसे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। जेनेटिक से रिलेटेड है तो जो मतलब अलग-अलग जो प्रॉब्लम्स है जैसे जेनेटिक कंडीशन है, टेस्टिंग है या फिर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कॉम्प्लिकेशंस है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है तो उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं तो उन लोग से बात करने से ये जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं। इसमें जो फैमिलीज़ हैं उन लोग को डिसऑर्डर हुआ रहता है तो वो लोग बात करते हैं। प्रेग्नेंट वुमन है जो कि जिनको मतलब एब्नॉर्मल टेस्ट रिज़ल्ट आ रहा है तो उन लोग को, ठीक है। कपल जो होते हैं जो इनफर्टाइल और मिसकैरेज के मतलब पेशेंट्स होते हैं वो, ठीक है। इंडिविजुअल जो कि हाई रिस्क ऑफ इनहेरिट कैंसर के पीड़ित होते हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ जो पीपल्स जो कि जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में मतलब चलता रहता है वो सब, ठीक है। तो ये अलग-अलग आपके मतलब हू नीड हो गया, ठीक है। इसके बाद से ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रोवाइड करते हैं क्लियर इन्फॉर्मेशन जेनेटिक रिस्क के बारे में, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताते हैं। और इसके बाद जो भी सपोर्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, वेदर टेस्ट इज़ और मतलब सही या गलत जो भी होता है सब कुछ में डिसीजन में हेल्प करते हैं। इसके बाद से इमोशनल और साइकोलॉजिकल ये सपोर्ट करते हैं ये ऐसे, ठीक है। और एक्सप्लेन करते हैं जो भी इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स जैसे डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड, एक्स ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स
उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद से हमारे पास प्रोसेस है जो कि इंक्लूड होता है इसमें अलग-अलग, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन होता है, पेडिग्री चार्ट बनता है, ठीक है? रिस्क असेसमेंट होता है, जो भी एक्सप्लेनेशन मतलब टेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं उसको देखते हैं, और जो भी डिस्कशन करना रहता है पॉसिबल आउटकम का, तो वो सब करते हैं, और इसके साथ-साथ प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट को, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास है लीगल और एथिकल इश्यूज़, ठीक है? तो इसमें हमारा फर्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट की अगर बात करें तो ये एक तरीके का फॉर्म होता है जो कि अलग-अलग उसमें मतलब एक तरीके का परमिशन लेते हैं हम लोग, कोई भी अगर ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या कोई भी ऐसा कुछ मतलब ऑपरेशन या फिर ऐसा नॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो जो पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई भी पेशेंट होता है तो उसको हम लोग कंसर्न लेते हैं कि आप ये आपके साथ होने वाला है और ऐसे-ऐसे बात होने वाली है, तो इस तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर को समझाते हैं, और उसके बाद से हम लोग इसके बेनिफिट्स को, रिस्क को और जो भी लिमिटेशंस होती हैं उसको समझा के प्रॉपर जो भी रिस्क रहती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक फॉर्म पे साइन लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करें तो ये हमारे एक तरीके का पेशेंट मस्ट अंडरस्टैंड बेनिफिट्स, रिस्क और जो भी लिमिटेशंस हैं टेस्ट के, तो वो सब, ठीक है? नो टेस्ट शुड डन विदाउट द, जो अगर कोई भी अगर आदमी है जो कि पेशेंट है जो गया है और उसका मतलब मन नहीं है कराने का, तो ये मतलब उस केस में नहीं लागू होता है, ठीक है? तो ये होता है, ठीक है? सेकंड है हमारे पास प्राइवेसी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो सब, ठीक है? जेनेटिक टेस्टिंग जो होता है वो मतलब एक पर्सनल और जो भी मतलब शेयर किसी से नहीं किया जाता है विदाउट परमिशन, ठीक है? और ये नर्सेस होती हैं जो मेंटेन करते हैं प्राइवेसी ड्यूरिंग काउंसलिंग और जो टेस्टिंग होती है उस टाइम पे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। देन हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न। पेशेंट जो है वो डरता है जेनेटिक मतलब डिस्क्रिमिनेशन से, जैसे कि कोई भी एक पेशेंट है जिसको एड्स हुआ है, ठीक है? जो सोसाइटी है उसको अच्छे से मतलब डील नहीं करती है, आइसोलेशन उसको फ़ील होता है, और पूरी की पूरी मतलब सोसाइटी अजीब बातें करती हैं, तो इस तरीके से जैसे कि मतलब इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है? इसमें एम्प्लॉयर होता है, ये इंश्योरेंस जो कंपनीज़ होती है और जो लॉ सिस्टम होता है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं जो भी मतलब जो डेटा है वो मिसयूज़ ना हो, और इसकी जो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है? रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है? इथिकल जो डिलेमास होती हैं वो अराइज़ करती हैं प्रीनेटल और एबॉर्शन और जो भी डिज़ाइनर मतलब बेबीज़ होती हैं तो उसके ऊपर, ठीक है? राइट टू नो और नॉट टू नो, ठीक है? ये मतलब सारी की सारी बातें उसको पता होनी चाहिए, जो भी पेशेंट है जो कि जेनेटिक रिस्क और जो भी जेनेटिक टेस्टिंग करा रहा है तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है, क्या-क्या मतलब उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रिस्क क्या हो सकते हैं, कैसे क्या डन होता है, तो ये सब के बारे में, ठीक है? प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है? रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी उसके मतलब क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं, ये सब के बारे में, ठीक है? तो इसके बाद से हमारे पास है रूल ऑफ नर्स इन जेनेटिक सर्विस, ठीक है? इसमें क्या-क्या सर्विसेज होते हैं, ठीक है? फर्स्ट हमारे पास एजुकेशन है, पेशेंट को एजुकेट करना प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, और जो टेस्ट प्रोसीजर है प्रॉपर तरीके से मतलब एक्सप्लेन करना, ठीक है? जो फैमिलीज़ है उसको टीच करना, जो भी रिस्क फैक्टर है और इनहेरिटेंस मतलब पैटर्न है और ऑप्शंस हैं, ठीक है? ये सब के बारे में, ठीक है? काउंसलर की बात करें तो ये हमारा इमोशनल सपोर्ट देते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट के को, और जो भी मतलब डायग्नोसिस होती है, डिसीजंस होते हैं, तो ये सब में, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास है एडवोकेट। एडवोकेट की बात करें तो प्रोटेक्ट करते हैं जो भी पेशेंट के मतलब राइट्स होते हैं, प्राइवेसीज़ होती हैं एडवोकेट की तरह, ठीक है? इंश्योर करते हैं जो भी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब केयर होती है उसमें, और इसके साथ मतलब एक कम्युनिकेटर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्रिज मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट और जो भी मतलब जेनेटिक स्पेशलिस्ट होता है उसमें, ठीक है? ये देन हमारे पास केयर कोऑर्डिनेटर की बात करें तो रेफ़र होते हैं ये जेनेटिक सर्विस मतलब जो भी पेशेंट है तो जेनेटिक सर्विस टेस्टिंग सेंटर और सपोर्टिव ग्रुप के अंदर उसमें समझाते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेट करते हैं। देन एथिकल इन्फोर्सर, इसमें जो है इंश्योर करते हैं जो भी एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं जो कि फॉलो हो रही है काउंसलिंग और टेस्टिंग के टाइम पे, और सपोर्ट करते हैं इन्फॉर्म करने में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? पेशेंट को। लास्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, इसमें हम जो है जो भी मतलब वहाँ पे होती है एक्यूरेट डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिलीज़ और जो भी पेडिग्री ट्री होती है उससे, और
मतलब जेनेटिक रिजल्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से रूल ऑफ नर्स को निभाते हैं। और एक बार और मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्टली एजुकेट करते हैं पेशेंट को, ठीक है। सेकंडली काउंसिल करते हैं जो भी मतलब उसके फेवर होती है, और ये सब उस जेनेटिक के बारे में हम लोग समझाते हैं। एडवोकेट करते हैं, जो भी उसकी प्राइवेसीज होती है उसको हम लोग बचाते हैं। देन आगे बढ़े तो कम्युनिकेटर होती हैं, जो कि मतलब बातचीत करके अच्छे से एक दूसरे से बिहेवियर बनाते हैं। और इसके बाद से हमारे पास है केयर कोऑर्डिनेटर, जो भी मतलब थेरेपीज़ या कुछ भी होने वाला है तो वहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से उसमें हेल्प करते हैं। एथिकल इन्फोर्सर है, तो इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी एथिकल स्टैंडर्ड है वो फॉलो करते हैं और टेस्टिंग के बारे में बताते हैं। और लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन, जो कि अलग-अलग जो भी डॉक्यूमेंट होती है, जो भी डेटाज़ होते हैं उसको हम लोग नोट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो भी जेनेटिक टेस्टिंग का लास्ट चैप्टर था, सॉरी जेनेटिक्स का लास्ट चैप्टर था, तो वो हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।